चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 9 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 6.2। इसी प्रश्नावली को हम लोग हल करने वाले हैं। तो इस प्रश्नावली को हल करने से पहले ना हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें इस चैप्टर से संबंधित सभी अपभृत और यहाँ पे जो भी प्रमेय लागू होगा, ठीक है, यदि अपभृत और प्रमेय आएगा तभी आप ये जो भी प्रश्न है इनको आप हल कर पाए। तो पहले यदि आप उस वीडियो को देख लेंगे ना तब ये सब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बाकी हम एक बार बता देते हैं आपको कि हम लोगों ने उसमें क्या क्या पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने देखिए उसमें क्या पढ़ा हुआ है ना कि देखिए यदि हम मान लेते हैं एक रेखा है, उस पर यहाँ पर कोई किरण खड़ी रहती है, ठीक है, तो इस प्रकार बने दोनों जो आसन कोण बन रहे हैं, यह वाला और यह वाला आसन कोण, इन दोनों कोणों का योगफल कितना रहता है? 180 अंश रहता है, ठीक है। और यदि हम लोग को पहले पता चल जाता है कि आसन्न कोणों का योगफल यहाँ पे 180 अंश है, तब हम लोग कह देते हैं कि यहाँ पर यह एक रेखा है, ठीक है। यदि पहले हम लोग को इसमें कुल दो बातें हैं ना, यदि हम लोग को पहले पता चल जाए कि दोनों आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश है, तो हम लोग बोल देंगे कि यह क्या है? एक रेखा है। यदि हम लोग को पहले यह पता चल जाता है कि ये एक रेखा है, तो इसे क्या हम लोग कह देते हैं कि आसन्न कोण जो दोनों है ना, उनका योगफल कितना रहता है? 180 अंश है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं एक रैखिक, इसको नहीं, रैखिक युग्म अभिगृहित कहते हैं, रैखिक युग्म अभिगृहित कहते हैं इसको, अभिगृहित। चलिए इसको यह कह दिया जाता है। इसमें दो बातें हैं ना, यदि आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश है तो यहाँ पर यह एक रेखा बनेगी, ठीक है, जो अवभयनिष्ठ भुजा रहती है, मतलब अवभयनिष्ठ किरणें क्या बनाती है? एक रेखा बनाती है। यदि ये एक रेखा है तो इस पर कोई भी यहाँ पे यदि किरण खड़ी हो तो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश रहता है। और हम लोग इसमें यह भी पढ़ चुके हैं ना कि यदि दो समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, यदि हम लोग को पहले बता देना कि यहाँ पर सीधी रेखा रहेगी, यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, ठीक है, यदि हम लोग को पहले बता देता है कि समानांतर रेखा है तो इनका संगत कोण बराबर हो जाता है, यह वाला कोण इसके बराबर, यह वाला कोण इसके बराबर, यह वाला कोण इस कोण के बराबर, यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाता है, संगत कोण आपस में बराबर हो जाता है। यदि हम लोग को यह पता रहता है कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है, तो हम लोग कह देते हैं कि पहले यदि हम लोग को नहीं पता कि दोनों रेखाएं समानांतर हैं कि नहीं, यदि हम लोग को पहले यह पता चल जाता है कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है, तो हम लोग कह देते हैं दोनों रेखाएं क्या हैं? समानांतर है, ठीक है। यहाँ पे इसे बोल देते हैं संगत कोण अभिगृहित, ठीक है। यदि पहले हम लोग को पता चल जाता है कि दोनों रेखाएं समानांतर हैं, संगत कोण बराबर रहता है, तो उसे बोलते हैं संगत कोण अभिगृहित। और यदि हम लोग को पता चलता है, पहले ये पता चलता है ना कि संगत कोणों का इसमें से कोई भी एक युग्म हम लोग को बराबर पता चल जाता है कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है, तो हम लोग कह देते हैं दोनों रेखाएं समानांतर है, तो उसे बोलते हैं संगत कोण अभिगृहित का विलोम कह देते हैं, है ना। और ये भी जानते हैं कि यदि दोनों रेखाएं समानांतर है तो उनके एक अंतर कोण भी बराबर होते हैं, यह वाला कोण इस कोण के बराबर, यह वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि यदि दोनों रेखाएं समानांतर है तो यहाँ पे जो भी इनका अंतःकोण बना है, एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योगफल कितना? 180 अंश रहता है। यदि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश हो जाता है तो दोनों रेखाएं समानांतर हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश हमने सिद्ध किया है, ठीक है। और यह भी हमने सिद्ध कर दिया कि कोई भी यदि त्रिभुज है, कोई भी इस प्रकार से त्रिभुज है, यदि उसकी यहाँ पर कोई एक भुजा हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो यह वाला कोण जो बहिष्कोण बनता है, इस कोण के इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर रहता है, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग सिद्ध कर चुके हैं ना, तो चलिए इन सब का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और चलिए हम लोग पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए हम लोग को पहला प्रश्न दे दिया गया है ना, आकृति यहाँ पे 6.28, इसी आकृति की बात कर रहा है, में यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समानांतर सी डी है। हम लोग को समानांतर ए बी और सी डी को समानांतर आपस में दिखाना है, और पहले यहाँ पे एक्स दिया है, यहाँ पर वाई, इन दोनों का हम लोग को वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग को यह एक रेखा है जो दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करी है, तो यहाँ पर देखिए जो यक्स है ना उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश है, क्योंकि एक रेखा पर बन रहे हैं कोण, ठीक है, ये एक रेखा पर है तो दोनों आसन्न कोणों का योगफल कितना? 180 अंश रहेगा, ठीक है। तो ये 50 से 130 हो जाएगा, ठीक है, 130 हो जाएगा। देखिए इसका वैल्यू 130 है तो ये भी 130 हो जाएगा, तो ये इसका यक्स और यहाँ पे ना वाई, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये भी 130 है, ये भी 130, तो एक अंतःकोण बराबर है, तो हम लोग कह देंगे क्या? ए बी और सी डी क्या है? समानांतर है आपस में, है ना। तो चलिए समझाने के लिए इस फिगर को भी हम लोग बना लेते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए फिगर को हमने यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पे एक्स का हम लोग वैल्यू ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए यक्स यहाँ पे 50 और प्लस एक्स, इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? 180 अंश रहेगा। हम लोग लिख देते हैं 50 अंश प्लस यहाँ पे एक्स बराबर इनका योगफल कितना? 180 अंश। और इनका हम कारण भी यहाँ पर लिख देते हैं, रैखिक युग्म अभिगृहित, क्योंकि यहाँ पर ना दो रेखाएं थी, एक रेखा यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है
तो यहाँ पर देखिए 50 अंश प्लस x, इन दोनों का योगफल कितना रहेगा, 180 अंश रहेगा। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना कि यह जो यहाँ से यह किरण बन रही है ना, इस रेखा पर ना यह किरण निकल रही है, तो यह आसन्न कोण बन रहा है, ठीक है। यह 50 अंश और x, यह दोनों आसन्न कोण है, दोनों आसन्न कोणों का योगफल कितना रह जाएगा, 180 अंश रह जाएगा। तो इसे कहते हैं रैखिक युग्म अपवृत्त कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप x का वैल्यू आसानी से ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ 50 से बराबर उधर 75 कर देते हैं, ऋण 50 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पे 180 अंश में से हम लोग 50 अंश घटा देते हैं, तो x का वैल्यू 130 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो x का तो वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात कर दिया। अब y पर देखिए, यहाँ पे ना y और यहाँ पे 130, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। हम लोग जानते हैं ना, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दी, ठीक है, तो उनके जो आमने सामने कोण बनता है वो बराबर रहता है, ठीक है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि y और 130 आपस में बराबर हो गया है। ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, यह वाला कोण और ये देखिए यह वाला कोण भी कहना रहता है ना, तो यह वाला कोण भी बराबर हो जाता है, यह वाला कोण इसके भी बराबर हो जाता है, ठीक है। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, यह y 130 अंश के बराबर रहेगा, ठीक है। कारण ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर रहते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को कोई प्रतिच्छेद कर दिया ना, देखिए इस प्रकार से कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पे ना, चलिए दो रेखा बना देते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर होता है और यह वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, ठीक है। यह इसके बराबर, यह वाला इसके बराबर। तो हम लोग लिखते हैं y बराबर 130 अंश, और हमें साथ साथ कारण भी लिखना रहेगा, ठीक है। आप कोई भी लाइन लिखिए तो कारण लिखते रहिए, है ना, कि क्यों हम लोग कोई लाइन लिख रहे हैं। y बराबर 130 अंश हमने क्यों कह दिया कि y और 130 आपस में बराबर होगा, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना, अभी हम लोगों को ना दोनों रेखाओं का समानांतर ही बताना है कि ए बी और सी डी समानांतर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी दो रेखाओं का आपस में समानांतर दिखाने के लिए ना आप कई कारण से दिखा सकते हैं ना। यदि आप कोई बता देंगे संगत कोण आपस में बराबर है तभी भी बता सकते हैं, ठीक है। एकांतर अंतः कोण या बराबर है या एकांतर बाह्य कोण बराबर है तभी भी बता सकते हैं कि दोनों रेखाएं समानांतर हैं। यदि दो समानांतर रेखाएं रहेंगी ना, तो वहाँ पर ना जैसे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल भी 180 अंश रहता है। तो यहाँ पे कई कारण दे सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि x और y क्या है, यह आपस में एकांतर अंतः कोण है, ये एकांतर अंतः कोण है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो हम लोग कह देंगे कि ए बी और सी डी क्या है, आपस में समानांतर है, ठीक है। क्यों हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि x और y आपस में बराबर है, ये एकांतर अंतः कोण है, ठीक है। चलिए इसको तब हम लोग समीकरण 1 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण इसको 1 मान लिए, समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि x भी 130 अंश के बराबर है, y भी 130 अंश के बराबर है ना, तो ये दोनों आपस में बराबर है। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, x बराबर y बराबर, ये दोनों क्या है 130 अंश हो गया है ना। तो यह दोनों ना एकांतर अंतः कोण है आपस में, ठीक है। यहाँ पे देखिए यह इसके एकांतर अंतः कोण बना, ठीक है, x इसके एकांतर अंतः कोण और यह वाला बनता है यह एकांतर अंतः कोण इसके, ठीक है। यह वाला बनता है इसके एकांतर अंतः कोण। वहीं एकांतर बाह्य कोण की बात करते हैं तो यह वाला कोण यह वाला कोण एकांतर बाह्य कोण हो जाता है, ठीक है। यह वाला कोण इसके एकांतर बाह्य कोण हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का वैल्यू कितना है, 130 अंश के बराबर है। यह दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। x बराबर y, क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना है 130 अंश है। तो यहाँ पे x बराबर जब y हो गया ना, तो यह हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे एकांतर, यह अंतः कोण है, लिख देते हैं हम लोग। चूँकि एकांतर अंतः कोण बराबर है, चूँकि यह एक प्रमेय होता है ना, यदि एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर हो गया ना, हम लोग लिख देते हैं एकांतर अंतः कोण बराबर है। इसलिए जो यहाँ पे ए बी और सी डी क्या है, दोनों आपस में समानांतर है, इसलिए ए बी रहेगा, ए बी समानांतर हो जाएगा सी डी, ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर प्रमेय होता है, हम एक बार प्रमेय आपको दिखा देते हैं, है ना। देखिए इसी प्रमेय का इस्तेमाल किया गया है ना, ये हम पहले सब कुछ समझा चुके हैं ना। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं के इस प्रकार प्रतिच्छेद करेगी, देखिए यहाँ पर लिखा है एकांतर कोणों का एक युग्म बराबर है, तो हम लोग क्या कह देंगे कि दोनों रेखाएं परस्पर क्या हैं, समानांतर होती हैं। तो इस प्रकार से हमने हल कर दिया। एक बार और हम समझा देते हैं कि इस प्रकार से हमने किया। यही हम लोग को प्रश्न दे दिया गया था, दो यहाँ पे रेखाएं थी, एक रेखा इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करी थी, तो यहाँ पे x और y का वैल्यू पूछा था और ए बी और सी डी को हम लोग को समानांतर सिद्ध करना था। तो हमने देखा ना कि यहाँ पे एक रेखा था, यहाँ पे एक किरण निकल रही है, तो इस प्रकार दोनों आसन्न कोणों का योगफल होता है 180 अंश, इसे बोलते हैं रैखिक युग्म अपवृत्त। तो यहाँ पे 50 अंश और प्लस x को जोड़ दिया गया तो 180 अंश हो गया, तो यहाँ पे x का वैल्यू 130 अंश ज्ञात हो गया।
अब यहाँ पर हम देख रहे थे कि यह एक रेखा थी, यह एक रेखा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं ना तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जो आमने सामने कोण बनता है यह वाई भी कितना 130 अंश के बराबर हो गया। तब हमने लिख दिया वाई भी क्या है 130 अंश के बराबर है। कारण भी हमने लिख दिया कि शीर्षाभिमुख कोण। तो अब देख रहे थे कि एक्स का वैल्यू 130 अंश है और यहाँ पे वाई का वैल्यू 130 अंश है। ठीक है, यह भी कितना 130 अंश हम लोग को मिल गया। यह एक्स भी कितना मिल गया, एक्स बराबर यह भी कितना 130 अंश मिल गया। यह भी 130 अंश है, यह भी 130 अंश। तो ये दोनों आपस में एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं। ठीक है, यह वाला और यह वाला ये एकांतर अंतः कोण है। तो हमने लिख दिया कि समीकरण 1 तथा 2 से एक्स बराबर वाई बराबर 130 अंश। तो एक्स और वाई क्या है आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में एकांतर अंतः कोण है। हम लोग लिख दिया चूँकि एकांतर अंतः कोण बराबर है इसलिए ए बी और सी डी क्या है आपस में समानांतर भी है। तो इस तरह से पहला प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दे दिया गया है ना, आकृति 6 पॉइंट यहाँ पे 2 9 दे दिया गया। इसी आकृति की बात कर रहे हैं। यदि ए बी और सी डी समानांतर है, ए बी यहाँ पर रेखा बनाया गया है, सी डी के समानांतर है, और यहाँ पे हम लोग को दिया गया सी एफ सी डी जो है वो ई एफ के समानांतर है, जो सी डी रेखा है वो ई एफ के समानांतर है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक प्रमेय पढ़ा था ना, जब भी दो रेखाएं ना एक ही रेखा के समानांतर रहती हैं तो वो आपस में भी समानांतर रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि सी डी के समानांतर यह वाली भी रेखा सी डी के ही समानांतर है, यह भी रेखा इसी के समानांतर है और यह वाली भी रेखा इसी के समानांतर है। तो यहाँ पे जो तीनों रेखाएं रहती है वो सब आपस में समानांतर रहती हैं। ठीक है, मतलब यह भी रेखा इसी के समानांतर है, यह वाली रेखा भी इसी रेखा के समानांतर है, तो यह दोनों आपस में भी समानांतर हो जाती हैं। ठीक है, यही प्रमेय एक था। ठीक है, जिसको हम लोगों ने सिद्ध भी कर चुका है। तो यहाँ पर दिया और ना वाई और जेड, यहाँ पे वाई और जेड का यहाँ पे वैल्यू दे दिया गया है ना, यहाँ पे इनका अनुपात दे दिया गया है कि यदि वाई को अंश में रखा जाए जेड को हर में, तो अंश और हर में ना जो भी विभाजित हो रहा है संख्या विभाजित करके उसको सबसे छोटे रूप में लाए ना, तो यहाँ पे इनका 3:7 है। तो यक्स का मान बताइए। ठीक है, यक्स का वैल्यू हम लोग को बताना है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। पहले इसको आकृति को यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए तो हल हम लोग दूसरे वाला प्रश्न करने वाले हैं। यही आकृति हम लोग को दे दिया गया था। पहले जो दिया हुआ है थोड़ा सा उसको एक बार हम नोट करते हैं कि देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया गया था ना कि ए बी जो है, ए बी वो समानांतर इसकी सी डी के, ए बी और सी डी समानांतर दिया था। ए बी और सी डी दोनों रेखाएं समानांतर है। और यहाँ पर ये भी दे दिया गया है ना कि सी डी और ई एफ भी समानांतर है, कामा सी डी और समानांतर ई एफ भी है। ठीक है, तो हमें दे दिया गया था ना कि ए बी जो है रेखा वो सी डी के समानांतर है और जो सी डी रेखा है वो ई एफ के समानांतर है ना। तो यहाँ पर यह भी ना, यह वाली रेखा भी इसके समानांतर है, यह वाली रेखा भी इसके समानांतर है, तो यह दोनों आपस में भी समानांतर होगा। यदि हम लोग को प्रश्न में ऐसा कुछ चाहिए होगा तो हम लोग ले सकते हैं ना। हम लोग जानते हैं कि यदि ना कोई दो रेखा एक ही रेखा के समानांतर हो तो वे आपस में भी समानांतर होती हैं। यह एक प्रमेय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया था उसको हम लिख दिया कि ए बी समानांतर सी डी दिया हुआ है और सी डी समानांतर यहाँ पे ई एफ दिया हुआ है। ठीक है, यह दिया हुआ है। और हम लोग को ना वाई और जेड का इस प्रकार दिया हुआ, वाई और जेड का अनुपात हमें दे दिया गया है 3:7 यहाँ पे 7 का दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग ना वाई और जेड यहाँ पे ना देखिए यहाँ पर हमें दे दिया गया है कि सी डी और ई एफ जो है ना ये दोनों आपस में समानांतर हैं। तो हम लोग जानते हैं ना कि प्रमेय क्या होता है कि जब भी दो रेखाएं यहाँ पे ना दो रेखाएं समानांतर रहती है, एक तिर्यक रेखा यदि प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो जो यहाँ वाला कोण है ना यह भी इसके बराबर रहेगा। यह भी जेड है ना तो यह भी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, क्योंकि दो रेखाएं यदि जब समानांतर रहती है तो उनके संगत कोण क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमने यह दोनों को आपस में बराबर क्यों लिख दिया, इससे यहाँ पे ना इस कारण को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं चूँकि, क्योंकि हम लोग को ना देखिए यह नियम यह हमें लगाना है। ठीक है, वाई अनुपात जेड 3:7 है। ठीक है, यह हम लोग लगाएंगे तभी हम लोग एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग को वाई पता चल जाए। ठीक है, देखिए यह दोनों भी रेखाएं ए बी और सी डी भी समानांतर है, तो ये देखिए जो जेड का वैल्यू होगा ना वो इसके भी बराबर रहेगा। ठीक है, एक्स के मान के भी बराबर रहेगा जो जेड का रहेगा, क्योंकि जब दो रेखाएं समानांतर हैं तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अभी यहीं से पहले हम लोग को इन दोनों को हल करना पड़ेगा। ठीक है, चूँकि हम लोग लिख देते हैं कि देखिए हम लोग को दिया था ना कि सी एफ और ई एफ क्या है, समानांतर है। चूँकि हमें दे दिया गया था कि सी डी और ई एफ यह दोनों क्या हैं, समानांतर है। तब यह चलिए हम इसको ना ए बी सी डी इस तरह से किया हुआ है। चलिए हम लोग मान लेते हैं इसको ओ बिंदु पे यहाँ पे प्रतिच्छेद किया था, क्योंकि इस कोण का हमें वैल्यू लिखना है। ठीक है, इसका हमें नामकरण करना है, इसका नामकरण करना है ना, तो यहाँ पे ओ हो गया। चलिए यहाँ पर जो बिंदु प्रतिच्छेद किया है यहाँ पर हम लोग पी बिंदु लिख देते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर ओ बिंदु प्रतिच्छेद किया है यहाँ पर पी बिंदु को, ताकि हम लोग नामकरण कर पाएँ, है ना। क्योंकि यहाँ पर तो चलिए जेड नामकरण कर दिया था तो इसको हम लोग लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे इसको लिखने के लिए ना हम लोग ओ पी डी लिख देंगे, है ना। यह वाला कोण क्या हो जाएगा, संगत कोण। तो हमने बता दिया कि सी डी और यहाँ पे ई एफ क्या है, समानांतर है। यदि कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, इसे बोलते हैं संगत कोण अभिवृत्त कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि तब हो जाएगा कोण
वो यहाँ पे P और यहाँ पे D, ये है वाला जो कोण बन रहा है, ठीक है, OPD बराबर यहाँ पे Z हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे Z लिख दिया। क्यों बराबर 2 हो जाएगा, दोनों हम लोग लिख देते हैं संगत कोण अभिगृहित इसे कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब भी दो रेखाएं समानांतर रहती हैं तो एक तिर्यक रेखा यदि प्रतिच्छेद कर दी तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसी यहीं पर ना हमने इसको Z के बराबर लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने Z लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पे एक CD एक रेखा है और यह भी एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करिए, तो हम लोग जानते हैं कि यदि CD एक रेखा है उस पर कोई किरण निकलती है ना, तो यहाँ पर जो भी रहते हैं आसन्न कोण, 2 आसन्न कोण बनते हैं, उन दोनों आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश रहता है। तो इस प्रकार से Y और Z का वैल्यू कितना हो जाएगा, योगफल 180 अंश हो जाएगा। लिख देते हैं CD रेखा पर एक किरण खड़ी है, ठीक है। हमने इसको लिख दिया कि CD रेखा पर यहाँ पे एक किरण खड़ी है, क्योंकि हम लोग इन दो कोणों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, जब भी एक रेखा रहता है उस पर कोई किरण खड़ा रहता है, तो इस प्रकार देख रहे हैं 2 आसन्न कोण बना है, Y और Z बन रहा है, ठीक है। तो Y और Z का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं Y प्लस Z बराबर यहाँ पे 180 अंश। अच्छा, ऐसा हमने क्यों लिख दिया, इसको बोलते हैं ना रैखिक युग्म अभिगृहित कहते हैं इसको। तो देखिए इसका हम लोग जानते हैं कि Y और Z का योगफल ना 180 अंश आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अनुपात में हम लोग को दे देगी Y और Z का अनुपात क्या है, 3 अनुपात यहाँ पे 7 है, तो हम लोग को पता नहीं है। देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं। अब देखिए यह तो हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 1 हो गया, इनको जोड़ने पर हमने ये 180 अंश आना चाहिए, लेकिन हमें Y अनुपात मतलब बटा ही होता है, Y बटा यहाँ पे Z दे दिया गया है आपको 3 बटा यहाँ पे 7 दे दिया गया है। अंश और हर में कोई संख्या था, क्योंकि देखिए 3 और 7 को हम लोग जोड़ देंगे ना तो 10 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आना क्या चाहिए, इन दोनों कोणों को हम लोग Y और Z को जोड़ें तो क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग जोड़ रहे हैं तो 7 3 10 ही हो रहा है ना। मतलब यहाँ पर अंश में भी कोई संख्या थी, सेम संख्या थी, अंश और हर में दोनों सेम संख्याएं थी, जिसे ना अंश और हर में विभाजित कर दिया गया और सबसे छोटे रूप में 3/7 लिख दिया गया। मान लेते यहाँ पर भी x था, यहाँ पर भी x था, इन दोनों का योगफल कितना है ना 3x और यहाँ पे 7x, इन दोनों का योगफल कितना आना चाहिए, 180 के बराबर आना चाहिए। तो हम लोग चलिए यहाँ से हम लोग ना x का वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं कि कौन सा यहाँ पे अंश और हर में गुणा था जिसको विभाजित किया गया है, ठीक है, उसको ज्ञात करेंगे तभी हम लोग हल कर पाएंगे, ठीक है। देखिए 3x प्लस यहाँ पे 7x, इन दोनों का योगफल कितना, इन दोनों का योगफल 180 अंश आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं 7 3 10, यहाँ पे 10x हो जाएगा बराबर 180, यहाँ पे 10 गुणे में बराबर को उधर भेज देते हैं, भागा में हो जाएगा x बराबर 180 बटा यहाँ पे 10, अंश और हर में 10 विभाजित है, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपको 18, तो x का वैल्यू हम लोग को 18 मिल गया। तो इस प्रकार से हम लोग को ये पता चल गया कि अंश और हर में कौन सी संख्या थी जिसको विभाजित कर दिया गया था, तो यही वो 18 ही संख्या थी जिसको विभाजित करके सबसे छोटे रूप में लिख दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर Y और Z का हमें मान ज्ञात करना है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर 3 गुणते, यहाँ पर 18 हम लोग रख देते हैं, अंश में भी 18 था और 7 गुणते 18, अंश और हर में 18 था जिसको विभाजित कर दिया गया था, है ना, और 3 बटा यहाँ पे अभी विभाजित करेंगे तो 18 से 18 विभाजित हो जाएगा, 3/7 आ जाएगा, मतलब 3/7 फिर वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे 18 थे 54, जो Y है कोण ना इसका वैल्यू कितना है, यहाँ पे 54 अंश है, ठीक है, और यहाँ पे 18 7 126, ठीक है, तो ये हो जाएगा 126। तो हमने इस प्रकार से दोनों का वैल्यू हम लोगों ने Y और Z का दोनों का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लिया, ठीक है। Y हम लोग को पता चल गया कितना है 54 अंश है, और यहाँ पे Z का वैल्यू कितना है 126 अंश है, ठीक है। अब भी हम लोग ना Y को अंश में रखेंगे और Z को हर में रखेंगे और विभाजित करेंगे ना तो इनका अनुपात यही 3:7 ही आ जाएगा, दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगे 18 से विभाजित हो जाएगा, 18 3 54 और यहाँ पे 18 7 126 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया Y और Z का हम लोग को वैल्यू ज्ञात हो गया, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं Z का वैल्यू हम लोग को है ना, सब ये दोनों बराबर है, हमने बता दिया कि ये भी संगत कोण है, ये भी संगत कोण था, ये दोनों रेखाएं समानांतर नहीं, संगत कोण बराबर था, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर था, यह भी 126 अंश बना, ठीक है, बराबर यहाँ पे यह भी 126 अंश, ठीक है, 126 अंश बना। अब यहाँ पे जो Y है इसका वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, ये 54 अंश था, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं इसको 54 अंश,
ठीक है। ये 54 अंश और ये 126 अंश, ये भी 126 अंश हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर ना एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। यह हमें दे दिया गया था ना कि ए बी और यहाँ पे सी डी समानांतर है, तो यहाँ पे यह वाला कोण ना इस वाले कोण के आपस में बराबर रहेंगे। क्यों बराबर होगा? इसे बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। जब दो रेखाएं आपस में समानांतर रहती हैं तो उनके एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो इसका वैल्यू आ जाएगा, यह भी एक्स का वैल्यू हम लोग को कितना 126 अंश आ जाएगा। या फिर इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब भी दो रेखाएं समानांतर रहती हैं तो तिर्यक रेखा के ना एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। यह 54 अंश हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 126 अंश। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलना चाहिए 180 अंश मिलना चाहिए। यह भी एकांतर अंतःकोण बराबर होता है, यह इसके समानांतर था तो यहाँ पर यह भी संगत कोण बराबर, यह भी 126 अंश। तो हम लोग को ये एक्स का वैल्यू निकालना था 126 अंश। तो आप ना एक्स का वैल्यू निकालते समय एकांतर अंतःकोण का भी रीजन दे सकते हैं या फिर ये भी दे सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल। तो चलिए हम रीजन ही दे देते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं, चूँकि यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, चूँकि ए बी हम लोग को दे दिया गया था, ए बी समानांतर है सी डी, ये हम लोग को दिया था है ना, ये दे दिया गया था। तब हम लोग लिख देते हैं कि यक्स और प्लस वाई इन दोनों कोणों का योगफल कितना 180 अंश। अच्छा, हमने ऐसा क्यों लिखा? हम लोग लिख देते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, ठीक है, ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण है ना। जब भी दो रेखाएं समानांतर रहेंगी या ए बी सी डी समानांतर था तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल कितना रहता है 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हम पूरी बात लिख देते हैं कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तब यहाँ पे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने यहाँ पे अंतःकोण रहना चाहिए। अंतःकोणों का योगफल या योग 180 अंश होता है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे एक्स प्लस वाई का योगफल 180 अंश हमने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने y का वैल्यू ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो y का वैल्यू यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दीजिए। y का वैल्यू 54 अंश है, तो x प्लस यहाँ पे 54 अंश बराबर यहाँ पे 180। यहाँ पे धन में बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, ऋण में हो जाएगा। तो x का वैल्यू 180 ऋण यहाँ पे 54। तो 180 अंश में से जब भी 54 अंश आप घटाएंगे तो ये 126 आपका आएगा। x का वैल्यू कितना 126 अंश आपको प्राप्त हुआ। तो एक बार और इसको हम बता देते हैं कि हमने x का वैल्यू किस प्रकार से प्राप्त किया। देखिए, हम लोग को प्रश्न में यही दे दिया गया ना था कि यहाँ पे ए बी और सी डी समानांतर है और सी डी और यहाँ पे ई एफ समानांतर है, और एक यहाँ पे तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा था। यहाँ पे एक्स कोण था, यहाँ पे वाई कोण था और यहाँ पे जेड कोण था। ठीक है, तो हम लोग को दे दिया गया था वाई अनुपात जेड बराबर यहाँ पे 3:7 दे दिया गया था ना, और हम लोग को यहीं पे एक्स का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना था। तो इसके लिए हम लोग को दे दिया गया था ना, चूँकि सी डी और यहाँ पे ई एफ दोनों समानांतर था, तो यह वाला कोण और यह वाला कोण इन दोनों संगत कोण थे, तो दोनों अब आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि जब भी दो रेखाएं समानांतर रहती है, यदि एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है ना, तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि यहाँ पे हमने OP नामकरण कर दिया। ठीक है, ताकि हम लोग इस कोण को बता पाएँ। देखिए, हम साथ में इस कोण को यहाँ पर इसलिए लिखना चाह रहे थे ना, ताकि हम लोग को देखिए यहाँ पे वाई और जेड का अनुपात यहाँ पे 3:7, तभी हम लोग इनमें कोई संबंध हम लोग प्रतिस्थापित कर पाएँ। ठीक है, इन दोनों में कोई हम लोग संबंध, यहाँ पे जेड है तो यहाँ पर वाई है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं ले सकते। लेकिन जब हम लोग संगत कोण कह देंगे कि यहाँ पर संगत कोण है, तो हम लोग जान जाएँ, तब हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पर यह एक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, मतलब यह एक रेखा है, इस पर एक किरण खड़ी है, तो इस प्रकार बने दोनों कोणों का योगफल कितना है 180 अंश है। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे अंश और हर में संख्याएं थी, जैसे वाई और जेड जो भी कोण था, वाई को अंश में कर दिया गया जो भी अंश इसका वैल्यू था, और यहाँ पे जेड उसको हर में कर दिया गया, तो अंश और हर को विभाजित करके ना 3:7 ला दिया गया। तो हम लोग को पता जब तक नहीं रहेगा कि हम लोग का पूरा वैल्यू कितना है, तब तक हम लोग को पता ही नहीं कर पाएंगे ना कि अंश और हर में कौन सी संख्या थी जिसे विभाजित किया गया। तो इसीलिए हम लोगों ने पहले यहाँ पर क्या कर दिया, जेड को यहाँ पे संगत कोण बता दे, क्योंकि दो रेखाएं समानांतर थी, यह दो रेखाएं समानांतर थी, यह तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करी थी, तो यह वाला कोण जेड था, तो इसे यह भी कितना हो जाएगा जेड ही हो जाएगा। ठीक है, जितने भी अंश का ये रहेगा उतने अंश का ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इसे कहते हैं संगत कोण अपकृत है ना। यहाँ पर हमने लिख दिया चूँकि यहाँ पे सी डी और ई एफ जो दोनों रेखाएं हैं समानांतर, इसलिए संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जो यहाँ पे OPD यह वाला कोण बन रहा है और ये जो जेड कोण बन रहा है,
यह दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, तो इन दोनों का हमने, जब दोनों आपस में बराबर हैं तो इस जेड को हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं ना कि जब भी कोई CD रेखा है और यहाँ पे ये किरण खड़ी है, ठीक है, जब भी कोई रेखा रहती है उस पर किरण कोई खड़ा रहता है ना, तो यहाँ पे इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश रहता है, ठीक है। इसे बोल देते हैं रैखिक युग्म अवृत्त, ठीक है। तो यहाँ पे y देखिए, तो यहाँ पे जेड था तो इसको हमने यहाँ पर ले दिया क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं, तो यह भी जेड हो गया। तो y और धन जेड इन दोनों का योगफल कितना आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए y और z का योगफल हम लोग को 180 अंश आना चाहिए, यह होता है रैखिक युग्म अवृत्त। जब भी एक रेखा पर कोई किरण खड़ी रहती है तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश रहता है, तो इसे बोल देते हैं रैखिक युग्म अवृत्त। तो अब देखिए यहाँ पर y बटा जेड, मतलब y अनुपात जेड का मतलब अंश में यहाँ पे y है, हर में जेड है, तो यह 3:7 दिया था। तो हम लोगों को पता था ना कि 3, जैसे कि यहाँ पे 3:7 दिया था, तो इन दोनों जैसे y और z इन दोनों कोणों को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को 180 अंश चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग को जोड़ने पर 7 3 10 ही हो रहा था। तो हम लोग को पता था कि यहाँ पर हम लोग को 180 अंश चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ 10 आ रहा है। तो हम लोग को इसे हम लोग को ये आइडिया लगा ना कि अंश और हर में कोई और भी संख्या था गुणा में, ठीक है। 3 के साथ भी गुणा में था, यहाँ पे 7 के साथ में भी गुणा में था, जिसे अंश और हर में विभाजित करके सबसे छोटे रूप में ला दिया गया है ना। कोई भी किसी भी संख्याओं को अनुपात में लिखते हैं ना, तो उनको अंश और हर में ना जो भी संख्या रहती है उसको विभाजित कर देते हैं, ठीक है। सेम ही संख्या से अंश और हर को विभाजित करके सबसे छोटे रूप में ला देते हैं। तो यहाँ 3:7 था, इससे ज़्यादा आप इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं ना, तो 3:7 में था। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि x था अंश में और हर में भी x था, ताकि जिनको यहाँ पे विभाजित कर दिया गया, ठीक है। अंश में भी कोई संख्या थी, हर में भी कोई संख्या, जिसे विभाजित करके 3:7 लिखा गया था। तो हमने देखिए, तो यहाँ पर x का है ना, देखिए अब यह 3x हो गया, यहाँ पे 7x, अभी विभाजित कर देंगे 3:7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x और 7x इनका योगफल हम लोग को पता है कितना है, होना चाहिए 180 अंश होना चाहिए। तो अब बस इसको आप हल कर देंगे तो आपको x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा ना कि कौन सी संख्या थी अंश और हर में जिससे विभाजित कर दिया गया। तो हमने लिख दिया 3x प्लस 7x, इन दोनों को जोड़कर इन दोनों कोणों का ना हमें 180 अंश चाहिए। हम लोग को पता है कि y प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 180 अंश। तो हमें 3x प्लस 7x इन दोनों को जोड़कर चाहिए 180। तो यहाँ पर हम 3x और 7x को जोड़ा, 10x आ गया, 10 यहाँ पे गुणा में था, भागा में भेज दिया, तभी हम लोग x का वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। 180 में 10 से भाग देंगे, 0 विभाजित हो गया, सिर्फ 18 बचा। तो x का वैल्यू हम लोग को पता चल गया ना कि अंश में यहाँ पे x के स्थान पे 18 था, यहाँ पर भी 18 था, 18 3 54 और यहाँ पे है ना 18 7 126, ठीक है। तो 18 अंश और हर में था जिसे विभाजित कर दिया गया था, ठीक है। अब हमने गुणा करके ये हम लोग कोण प्राप्त कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो गया, 54 अंश, और z का वैल्यू कितना हो गया, 126। इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे ना, 54 और यहाँ पे 126 अंश, तो इन दोनों का योगफल कितना आ जाएगा, 180 अंश आ जाएगा, ठीक है। तब हमने लिख दिया, क्योंकि AB और CD यहाँ पे समानांतर है। देखिए हम लोगों को ना यहाँ पर इसका वैल्यू हमने 126 पा लिया, इसका हमने 54, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि AB और CD समानांतर है, इसलिए एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे। तो यह वाला x और यहाँ पे z, यह दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप कारण दे सकते हैं, या फिर ये भी आप कारण दे सकते हैं कि जब भी दो रेखाएं समानांतर रहती है ना, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसका और इसका, इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो दो रीजन से आप दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे सेकंड इसी तरह से हम लोगों ने ज्ञात कर दिया, लिख दिया कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तब यहाँ पे x प्लस y इन दोनों का योगफल कितना, 180 अंश हो जाएगा। और कब कहेंगे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, वो कारण जब ना हम लोग को पता चल जाए कि दोनों रेखाएं समानांतर है, ठीक है, तभी हम लोग यह नियम लगा सकते हैं ना, ये प्रमेय लगा सकते हैं। जब AB और CD समानांतर था तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो y प्लस जेड इसका वैल्यू 180 अंश हम लिख दिया, और कारण लिख दिया हमने, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तब तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पे हमने y का वैल्यू ज्ञात कर दिया था 54 अंश, ठीक है। तो यहाँ पे 54 हमने प्रतिस्थापित कर दिया, बराबर उधर 95 कर दिया, ऋण में हो गया। तो 180 अंश साथ जब 54 घटाएंगे तो 126 आ जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग को 126 अंश प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दे दिया गया है ना कि आकृति 6.30, इसी आकृति की बात कर रहे हैं मैं ना, में यदि AB और CD समानांतर है, हम लोग को पहले ही दे दिया गया है ना कि AB और CD समानांतर है। जब दो रेखाएं आपस में समानांतर हो जाती है ना, तो हम लोग जानते हैं कि एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाता है, संगत कोण बराबर हो जाता है, तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश हो जाता है। तो ये सभी प्रमेय आपस में लागू होने लगता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दे दिया गया है ना कि EF, जो यहाँ पे EF है वो CD पर लंब है, यहाँ पे CD पर लंब है, तो यह 90 अंश का कोण है, तो यह भी 90 अंश का कोण हो जाएगा, ठीक है। यदि हम लोग को आवश्यकता रहेगा तो हम लोग ले लेंगे, ठीक है, कि जब भी दो रेखाएं समानांतर रहती हैं, एक रेखा आपको मतलब यह कोण पता चल गया 90 अंश है ना, तो यहाँ पर ये भी 90 अंश का कोण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी दो रेखाएं समानांतर रहती है तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल कितना, 180 अंश होता है। यह 90 हो गया तो ये भी 90 हो जाएगा, और साथ साथ यह भी 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि यह रेखा है
या फिर ये भी समझ सकते हैं एकांतर अंतः कोण बराबर हो जाएगा, है ना, या तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा, यह भी 90 अंश और यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 अंश हो जाएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे GED, यहाँ पे कोण है आपको दिया हुआ है G और फिर E और फिर D, ठीक है, इतने पूरे कोण की यह बात कर रहा है। यह कह रहा है कि 126 अंश है, ठीक है। और फिर हमें दे दिया है कोण AGE, ठीक है, AGE, तो AGE यह वाला कोण हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है, AGE, तो यह तो इसी के बराबर ही हो जाएगा, ये तो 126 अंश के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह तिर्यक, यह दोनों रेखाएं आपको समानांतर दे दिया है, तो ये एकांतर अंतः कोण बराबर हो जाएंगे, ये तो 126 अंश ही हो जाएगा। तो AGE ये हम लोग को कोण ज्ञात करना है, ठीक है। और देखिए कौन सा ज्ञात करना है, यहाँ पे GEF, तो G हो गया, फिर E हो गया और फिर F हो गया, यहाँ पे सिर्फ इतना कोण, तो यह वाला भी हम लोग कोण ज्ञात कर देंगे। कैसे ज्ञात कर देंगे, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ना यह पूरा कोण कितना है, 126 अंश का है, और सिर्फ हम लोग को यह ज्ञात करना है, तो इसमें से हम लोग 90 घटा देंगे, ठीक है, 90 घटा देंगे 36 आ जाएगा, ठीक है, तो यह हो जाएगा। चलिए और ये हम लोग ज्ञात करना है FGE, तो देख ले रहे हैं F यहाँ पे, F से G, FG यहाँ पर है, ठीक है, और E यह वाला कोण भी हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को कुल 3 कोण ज्ञात करना है। तो हम लोग इसका ना, हमने इसका फिगर भी बना दिया, और चलिए इन कोणों को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग एक बार लिख देते हैं कि हम लोग को यह सब दिया हुआ है, ठीक है, जो हम लोग को दिया हुआ है और जो हम लोग को ज्ञात करना है उसको भी लिख देते हैं। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे फिगर को तो हमने बना ही दिया है, चलिए जो ज्ञात करना है उसको हम लोग लिख देते हैं, एक बार यहाँ पर लिख देते हैं ज्ञात करना है, ठीक है, लिख देते हैं हम लोग क्या क्या ज्ञात करना है। हम लोग को बताना है ना कोण AGE, यह हम लोग को बताना है, AGE यह वाला कोण हम लोग को बताना है, ठीक है। और हम लोग को यह भी बताना है GEF, ठीक है, G हो गया, फिर E हो गया, फिर F हो गया, यह वाला कोण भी हम लोग को बताना है, ठीक है। इसको भी लिख देते हैं GEF, ये वाला भी कोण हम लोग को बताना है। चलिए और यहाँ पे दिया हुआ FGE, F और फिर G और E, यह वाला भी कोण हम लोग को ज्ञात करना था, तो इसको भी लिख देते हैं FGE। और चलिए जो दिया हुआ है उसको भी हम लोग लिख देते हैं, दिया है, ठीक है। दिया देखिए हम लोग को है ना कि AB और CD क्या है, समानांतर है, AB रहेगा और समानांतर यहाँ पे CD हम लोग को दे दिया गया था, ठीक है। तथा हम लोग को ये भी दे दिया गया था ना, यहाँ पे EF, जो EF यह है, ठीक है, यह रेखाखंड लंब है CD पर, यहाँ पे CD पर लंब है, ठीक है, लंब का यही चिन्ह होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर तथा काट देते हैं, और यह दे दिया गया था, तथा हम लोग को यह भी दे दिया गया है ना कि ये इतना पूरा कोण, ठीक है, GE यहाँ पे GED, G कोण GED बराबर ये हम लोग को 126 अंश दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक कोण हम लोग को दे दिया गया है 126 अंश। तो देखिए आप देखेंगे ना कि AB जो CD है, ये एक दो रेखाएं आपस में समानांतर हैं, तो यहाँ पे जो यहाँ पे G से लेकर यहाँ पे E तक यहाँ पे खींचा गया है ना रेखाखंड, ये एक तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा। तो यह वाला कोण भी हम लोग को ज्ञात करने के लिए पूछा है, तो देखिए यह वाला जो इतना पूरा कोण बन रहा है ना, इस पूरे कोण के आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा, कि हम लोग जानते हैं कि जब भी दो रेखाएं समानांतर रहती है ना, तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। ये देखिए एकांतर अंतः कोण है यह वाला कोण, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ से पूरा यहाँ तक, ठीक है, यह भी दोनों आपस में बराबर होगा। हम लोग लिख देते हैं एकांतर अंतः कोण, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं कोण AGE, यह बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ पे GED, कोण GED, और दोनों बराबर है कितने के, यहाँ पे 126 अंश के बराबर हो जाएगा। और ये हमने क्यों लिख दिया, एकांतर अंतः कोण, देखिए हमने लिख दिया एकांतर अंतः कोण बराबर है, ठीक है। यह यहाँ पर जो यह कोण बना है यह इस कोण के बराबर है। तो ये हम लोग लिख कब रहे हैं, जब ना AB हम लोग को CD के समानांतर दिया हुआ है, पहले ही हम लोग को दे दिया कि ये दोनों रेखाएं समानांतर है, तब हम लोग इन दोनों कोणों को आपस में बराबर लिख रहे हैं, ठीक है। तभी लिख रहे हैं जब AB और CD क्या है, समानांतर। यदि समानांतर नहीं रहता तो एकांतर अंतः कोण बराबर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को इसका वैल्यू हम लोग को ज्ञात हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों कोण आपस में बराबर है, यहाँ पे इससे पूरे कोण का वैल्यू 126 अंश दिया था, तो यह भी कितना हो जाएगा, यह भी हो जाएगा हम लोग का 126 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का यह भी AGE, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर है एकांतर अंतः कोण, तो इसका वैल्यू 126 अंश, तो ये भी 126 अंश हो गया, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं AGE, ठीक है, इसी का वैल्यू ज्ञात करना था। यहाँ पे कोण AGE का वैल्यू हम लोग को कितना 126 अंश प्राप्त हुआ। और देखिए हम लोग को ना GEF,
यहाँ पर इतना सा कोण हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को इतना पता है ना कि यह वाला कोण यफ, यहाँ पे यफ ई डी यह 90 अंश है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर यफ जो है, जो यहाँ पे ईएफ है रेखाखंड, यहाँ पे सी डी पर लंब था, है ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 90 अंश। यदि 126 में से 90 अंश घटा देंगे तो यही वाला कोण हम लोग को ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं कोण, यहाँ पे कोण यहाँ पे जी ई एफ, कोण जी ई एफ धन कोण यहाँ पे एफ ई डी, कोण एफ ई डी, इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 126 अंश, ठीक है। यह दोनों मिलकर यही ना पूरा है, ये इतना यह कोण मिलकर और यहाँ पे इतना यह कोण मिलकर, ये दोनों कितना है, यही है जी ई डी तो है। चलिए यहाँ पर हम लोग अभी वैल्यू नहीं लिखते हैं, अब इसका वैल्यू, इसका मान हम लोग लिख देते हैं। यह बराबर है कोण जी ई डी के, ठीक है। देखिए यहाँ से जी ई डी यही पूरा बड़ा वाला कोण है जी ई डी, जो कि यहाँ पे जी ई एफ, ठीक है, इतना और धन यहाँ पे एफ ई डी, इन दोनों के योगफल के आपस में बराबर है, ठीक है। यह पूरा वाला कोण इस कोण को जोड़ेंगे और यहाँ पे जो कोण बन रहा है इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो इस बड़े वाले कोण के आप बराबर हो जाएंगे। तो चलिए इसमें हम लोग को दो का कोण पता है, ठीक है। इसका हम लोग को कोण का वैल्यू पता है जी ई डी, यहाँ पर हम लोग को इसका वैल्यू 126 अंश पता है, और साथ साथ यहाँ पर इसका जो एफ ई डी है इसका कोण का योगफल कितना है 90 अंश है, ये हम लोग को पता है, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं कि चूँकि यहाँ पर हम लोग को पहले ही दिया हुआ था कि कोण जी ई डी बराबर ये हम लोग को 126 अंश दिया था, ठीक है, 126 अंश दिया था। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं तथा, और यहाँ पर जो हम लोग का बन रहा है ना एफ ई डी, एफ कोण एफ ई डी, यह बराबर हमने लिख दिया 90 अंश। क्यों हम लोग लिख रहे हैं, कारण भी लिखेंगे कि यहाँ पर ना जो ई एफ है वो क्या है, लंब है सी डी पर, जो यहाँ पे ई एफ है वो सी डी पर लंब है, तभी यहाँ पर लंब का मतलब होता है 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है, तभी हमने लिख दिया 90 अंश। अब इन दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू 126 अंश है और इसका वैल्यू 90 अंश है, ठीक है, एफ ई डी का, तो यहाँ पर दोनों का प्रतिस्थापित कर देंगे और यह वाला कोण जो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे जी ई एफ, यह वाला कोण हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। चूँकि हमने लिख दिया कि जी ई डी का वैल्यू 126 अंश है और यहाँ पे कोण एफ ई डी है ना, इसका वैल्यू कितना है 90 अंश है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे दोनों का वैल्यू प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो कोण जी ई एफ धन यहाँ पे एफ ई डी, इसका हम लोग को वैल्यू कितना पता है 90 अंश है, तो यहाँ पे 90 अंश रख देते हैं बराबर, और प्लस यहाँ पे जी ई डी इसका योगफल कितना है 126 अंश है, या धन में 90 बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे तो कोण यहाँ पे जी ई एफ इसका आपको वैल्यू निकल कर आ जाएगा 126 में से आपको 90 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर देते हैं जी ई एफ बराबर, यहाँ पे 126 में से यहाँ पे 90 घटा देंगे तो 36 ही बचेगा, तो इसका हम लोग वैल्यू लिख देते हैं 36 अंश। तो इसका वैल्यू तो आ गया 36 अंश, है ना। देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ से यहाँ तक दे दिया गया था 126 अंश, यह पूरा कोण 126 अंश था, यहाँ से यहाँ तक हमें 90 पता था, 126 में से हमने घटा दिया। बस यहाँ पे लिखने को हम लोग लिख रहे हैं, बाकी यहाँ पर बताना रहेगा तो हम लोग तुरंत ही बता सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे लिखने में ही ज़्यादा समय लग रहा है ना, कि यहाँ पर हम लोग को पता चल गया था कि यह वाला कोण 126 अंश है, तो हम लोग जानते हैं पहले दे दिया गया था कि समानांतर ए बी और सी डी, तो हम लोगों ने तुरंत कह दिया कि यहाँ पर जो बन रहा है और यहाँ वाला कोण है ना, एकांतर अंतर कोण आपस में बराबर रहते हैं, क्योंकि यह तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को पता चल गया कि यह 36 अंश है ना। अभी देख रहे हैं हम लोग को ना एक और हम लोग ज्ञात करना है, यह वाला भी कोण हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए जब इस वाले हम लोग कोण को आप कैसे ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। देखिए आप तो यहाँ पे त्रिभुज का इस्तेमाल करके भी ज्ञात कर सकते हैं, कई तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे यह रेखा है, यहाँ पे एक तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा, यहाँ पर ये एक रेखा है, ठीक है, तिर्यक रेखा नहीं, यहाँ पे ये आसन कोण बनाएगा ना, यहाँ पर ये एक रेखा कड़ी है या किरण या यहाँ पे रेखाखंड समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कुल 2 कोण बन रहा है, एक यह कोण बन रहा है, एक यह कोण बना है ना, तो यह ए भी एक रेखा है, हम लोग को जब पता है तो हम लोग कह देंगे दोनों आसन कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग चलिए ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पे 126 अंश, तो यहाँ पे इन दोनों कोणों का योगफल कितना रहेगा 180 अंश रहेगा। तो कोण यहाँ पे ए जी ई हम लोग जोड़ते हैं इन दोनों कोणों का योगफल, कोण ए जी ई और प्लस, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है एफ जी ई, यह वाला कोण एफ जी ई, तो इसको लिखते हैं कोण एफ जी ई, ठीक है। इन दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए 180 अंश, ठीक है, 180 अंश होगा। कारण हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे इसे बोलते हैं रैखिक युग्म अभिगृहित कहते हैं,
ठीक है। जब भी एक रेखा पर कोई किरण या फिर रेखाखंड कह लें या कोई भुजा खड़ी है ना, तो इस प्रकार जो भी दो आसन कोण बनता है, यहाँ पर एक यह दोनों आसन कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसे बोलते हैं रैखिक युग्म अपघृत कहते हैं इसको, ठीक है। तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश हो गया। अब इसमें से हम लोग का एक का वैल्यू हम लोग को ने पहले ही ज्ञात कर लिया है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर इसका AGE का वैल्यू हम लोग पहले ही ज्ञात कर चुके हैं ना, कि यह कितना है 126 अंश है। यहाँ पे 180 में से ना 126 अंश घटा देंगे तो इसका वैल्यू आप ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने AGE का वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है। 126 अंश हम लोग लिख देते हैं, चूँकि कोण AGE बराबर 126 अंश, इसलिए यहाँ पे कोण, यहाँ पे हम लोग वैल्यू इसका रख देते हैं, ठीक है। AGE के स्थान पर 126 अंश धन कोण यहाँ पे FGE बराबर यहाँ पे 180 अंश। यह धन में है, इसको बराबर उत्तर पसंद कर देंगे, ऋण में हो जाएगा। तो कोण यहाँ पे FGE बराबर 180 अंश है। 180 अंश में से हम लोग को क्या 126 अंश घटाना पड़ेगा, बस इसको आप घटा दीजिए। कोण FGE बराबर हो जाएगा, तो इकाई स्थान पे देख रहे हैं 0 यहाँ पे 6 है, एक हासिल जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया, 4 बचा, ठीक है, 4 बचा। अब यहाँ पर बचा हुआ है 7, ठीक है, क्योंकि एक हासिल लिया था तो यहाँ पे 7 बचा हुआ है। 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 ही बचेगा, 5 बचेगा। और सैकड़े के स्थान पर 1 में से 1 घट के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपको मिला 54 अंश, इसका आपको वैल्यू मिला। तो इस प्रकार से जो भी हम लोग को तीनों कोण थे ना, उन तीनों कोणों का हम लोगों ने वैल्यू ज्ञात कर दिया, ठीक है। AGE का वैल्यू हम लोगों ने 126 अंश ज्ञात किया, ठीक है, AGE का, ठीक है, ये हमने ज्ञात कर दिया। और GEF, ठीक है, GEF इसका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 36 अंश ज्ञात किया, और साथ साथ FGE, तो FGE, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोगों ने 54 अंश ज्ञात किया। तो एक बार और हम बता देते हैं कि हमने किस प्रकार से इसको हल किया। हमें यही 3 कोण ज्ञात करना था, ठीक है। एक यहाँ पे AGE यह वाला कोण ज्ञात करना था, दूसरा यह कोण, और तीसरा यह वाला कोण ज्ञात करना था। लेकिन हम लोग को पहले दे दिया गया था AB और CD आपस में दोनों रेखाएं समानांतर है, ठीक है। इस प्रकार से यह लंब था, जो FE था, यह यहाँ पे CD रेखा पर लंब था, मतलब यहाँ से यहाँ तक का कोण 90 अंश, यही कहना चाह रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने लिख दिया कि AB और CD जो भी दिया था, AB और CD समानांतर रहता था। यहाँ पे EF, यहाँ पे ना, यहाँ पे EF और CD पर क्या है, लंब है, ठीक है। यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बनाएगा। और यहाँ पे एक हम लोग को कोण का वैल्यू दे दिया गया था GED, यहाँ से GED, यहाँ से यह पूरा कोण हम लोग को ना 126 अंश दिया था, ठीक है। और हम लोग को यह पूछा था यह वाला कोण, यह वाला कोण और यह वाला कोण पूछा था, ठीक है। तो जब हमने देखा कि यह 126 अंश है, तो जाहिर सी बात है यह भी कितना हो जाएगा, 126 अंश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यह AB और CD ना 2 रेखाएं हैं, और यह एक तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा, तो यह एकांतर अंत कोण बराबर होता है। यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर हो गया, ठीक है। हमने लिख दिया कि AGE यह वाला जो कोण है, और यहाँ पे GED, ठीक है, GED, यह दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, दोनों 126 अंश होगा, कारण एकांतर अंत कोण, ठीक है। जब भी 2 रेखाएं समानांतर, एक कब हमने लिखा, जब AB और CD दोनों समानांतर था, एकांतर अंत कोण दोनों आपस में बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने AGE, ठीक है, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, यह भी हो गया 126 अंश, ये हमने ज्ञात कर लिया। अब देख रहे थे कि हम लोग को यह वाला कोण ज्ञात करना था, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यह इन दोनों कोणों को जोड़कर यह बड़ा वाला कोण बन रहा था, ठीक है। यह 2 आसन कोण बन रहे थे, 2 आसन कोण को जोड़कर यह एक बड़ा सा कोण बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि GEF, ठीक है, GEF इस कोण का वैल्यू, और प्लस यहाँ पे FED, इन दोनों का योगफल इस बड़े वाले कोण के बराबर होगा, GED के बराबर, ठीक है। तो हमें 2 कोणों का इसमें से वैल्यू ज्ञात था। जो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है FED, यह वाला कोण हमें पता था कि लंब था, तो यह 90 अंश का हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला कोण यहाँ से यहाँ तक बन रहा था, ठीक है, यह कितना था, 126 अंश था। तो बस हम लोगों ने 126 में से यहाँ पे 90 घटाकर, तो ये हम लोग पता चल गया कि 36 अंश है, ठीक है। बस इसको हमने लिख दिया, बस जैसे लिखा, ठीक है। यहाँ पे GED का वैल्यू 126 अंश। बस यहाँ पे हम दोनों कोण को, यहाँ पे छोटे जो बन रहे थे 2 आसन कोण ना, इनको जोड़कर जो ये बड़ा वाला कोण बना था उसको हमने लिख दिया। और बाकी यहाँ पर 2 हमने कोण ज्ञात थे, यह बड़ा वाला कोण और साथ साथ ये 90 अंश, तो हमने बस घटाकर इसका वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, ठीक है। जो कि हम लोग को GEF का वैल्यू आया 36 अंश, ठीक है। अब फिर यहाँ पर हमने देखा कि, तो यहाँ पर हमें ये वाला कोण 126 अंश पता था, तो यह 54 अंश हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा, क्योंकि ये भी एक रेखा है, इस पर यहाँ पे कोई भी किरण खड़ी रहे, या फिर यहाँ पे रेखाखंड खड़ा है, या भुजाएं समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो 2 आसन कोण बनता है ना, इन दोनों आसन कोणों का योगफल कितना 180 अंश होता है। तो हम लोग को AGE, ठीक है, यह वाला कोण 126 अंश पता था, तो 180 अंश में से घटाकर हम लोगों ने इसका भी कोण का वैल्यू कितना, 100, मतलब यहाँ पे 54 अंश हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, ठीक है। और इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दे दिया गया ना, आकृति 6.31, इसी आकृति की बात कर रहा है।
में यदि पी क्यू एस टी, यहाँ पर दे दिया गया ना, जो पी क्यू है ये एस टी के समानांतर है, ठीक है, यहाँ पे समानांतर का चिन्ह है, ठीक है। यदि हम लोग इन रेखाओं को इस प्रकार से और इधर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं ना, इनके बीच की लंबा दूरी हमेशा बराबर रहती है, ठीक है। समानांतर मतलब दो रेखाओं को यदि हम लोग इसको इधर भी बढ़ाएं, जो एस टी रेखा इसको इधर बढ़ाते हैं, पी क्यू को इधर बढ़ाते हैं, तो ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये जो दो रेखाएं हैं ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी, इनके बीच की लंबा दूरी प्रत्येक बिंदु पर समान रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर ना हम लोग को पी क्यू आर, तो पी क्यू आर का हम लोग को वैल्यू इसका दे दिया गया 110 अंश, ठीक है। और यहाँ पे इसको दे दिया गया है कोण आर एस टी, तो आर एस टी यह वाला हम लोग को 130 अंश दे दिया गया है। हो तो यहाँ पे क्यू आर एस इस कोण की बात कर रहा है, ठीक है। इसको ज्ञात कीजिए, ठीक है, यही आपको प्रश्न दे देगा। तो हम लोग को यहाँ पे संकेत दे दिया गया है ना कि बिंदु आर से होकर, बिंदु यही आर है, इसी से होकर एस टी के समानांतर, जो एस टी आपको किरण दिख रही है ना, इसको इधर बढ़ाएंगे तो रेखा हो जाएगी। तो यहाँ पे फिलहाल में जो एस टी है इसके समानांतर एक रेखा खींचना है, यहीं से आपको समानांतर रेखा खींच देंगे ना तो आप इसको हल कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, ये फिगर को हम लोग पहले यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने फिगर को पहले यहाँ पर बना लिया है, ठीक है, ताकि हल करने में आसानी हो। हम लोग को जो दिया गया था उसको एक बार हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार लिख भी देते हैं कि हम लोग को ज्ञात क्या करना है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं ज्ञात करना है, ठीक है। हम लोग को इसी को ज्ञात करना था, यहाँ पे क्यू आर एस इसी कोण को ज्ञात करना है, कोण क्यू आर एस इसी को ज्ञात करना है। और साथ साथ हम लोग को जो दिया है उसको हम लोग लिख देते हैं, दिया है हम लोग को दिया क्या है, हम लोग को ये दे दिया गया था ना कि यहाँ पे पी क्यू जो है ये एस टी के समानांतर है, जो पी क्यू है वो समानांतर है किसके, एस टी के। यह जो दो रेखाएं हैं यदि हमको इसको इधर हम लोग को बढ़ाना रहता है, इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं ना, तो ये दोनों आपस में समानांतर है, ठीक है। फिलहाल में तो ये आपको अलग अलग दिख रहा है, लेकिन इसको हम लोग इधर बढ़ाते हैं आगे और इस रेखा को इधर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच की लंबा दूरी हमेशा बराबर रहती है, ठीक है। ये हमने लिख दिया, साथ साथ यह वाला कोण हमें दे दिया गया था, ठीक है। तो चलिए जैसे नामकरण दे दिया गया वैसे हम लोग नामकरण कर दे रहे हैं, आर एस टी नामकरण कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं कोण आर एस टी, यह वाला कोण 130 अंश हमें दे देगा, और तथा हम लोग लिख देते हैं यह वाला कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर ये हमें दे दिया गया है 110 अंश ये दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग को यहीं पर आर वाला ज्ञात करना है ना, देखिए इसके लिए आपको संकेत भी दे दिया गया है। तो आप यहाँ पे ना बिंदु आर से ना यहाँ पे एस टी के समानांतर एक रेखा खींच लीजिए, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे इसके समानांतर, तो यहाँ पे एस टी के समानांतर हमने इस तरह से रेखा खींच लिया, ठीक है। चलिए जिसका नामकरण हम लोग ए बी दे देते हैं, ठीक है। ए बी हम लोग एस टी के समानांतर, तो यह एस टी के समानांतर भी रहेगी, इस रेखा के भी समानांतर है, क्योंकि यह दोनों पहले ही आपस में समानांतर है, तो यह दोनों भी आपस में समानांतर रेखा रहेगी, ठीक है। चलिए तो यह हमने एक एस टी के समानांतर रेखा खींच लिया और इस वाले कोण को हम लोग ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। चलिए तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, बिंदु यहाँ पे आर से, बिंदु आर से लिख देते हैं एस टी। चलिए रेखा भी लिख सकते हैं, किरण भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा करें, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं रेखा एस टी के समांतर एक रेखा ए बी खींचा, ठीक है। सर्वप्रथम हम लोगों ने यही काम कर दिया ना, बिंदु आर से यहाँ पे रेखा जो एस टी है यह वाली है, किरण भी कह सकते हैं, किरण के समांतर एक रेखा ए बी खींचा, ए बी हम लोगों ने खींच लिया। तो देखिए हम लोग इसको ज्ञात क्यों करेंगे, देखिए हम लोग बिंदु आर से ना रेखा इसलिए खींचना चाह रहे थे ना कि यदि हम लोग देखिए यह वाला 130 अंश हो जाएगा ना, तो यहाँ पर यह वाला कोण हम लोग का कितना हो जाएगा, 50 अंश हो जाएगा। इसके हमने समानांतर रेखा खींचा हुआ है ना, एस टी के समानांतर ए भी खींचा हुआ है ना, तो ये एक तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यह 130 हो जाएगा, तो यह 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर यह 110 हो जाएगा, ठीक है। यह 110 अंश है ना, तो यहाँ पर इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए पहले ही हम लोगों को पता था कि पी क्यू बी एस टी के समानांतर था, ठीक है। तो यदि यह समानांतर है ना, तो यहाँ पर यह तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक वाला कोण बन रहा है ना, यह कितना बन जाएगा, यह भी 110 अंश का हो जाएगा, ठीक है। तो कई तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं, या तो पहले इस प्रकार से हम लोग ज्ञात करें कि यह 110 अंश है, तो यहाँ पर इतना कितना हो जाएगा, 70 अंश हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये भी समानांतर रेखा है, ये भी समानांतर रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 110 अंश, तो ये 70 अंश, तो इस कोण को हम लोग ज्ञात हो जाएगा, यह वाला कोण भी। तो इसको हम लोग ज्ञात कैसे कर लेंगे? 180 अंश में से घटा कर ज्ञात कर लेंगे। तो कई तरीक़ों से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इस कोण का हम लोग वैल्यू 50 अंश लिखते हैं। ठीक है, देखिए लिखने को तो हम लोग तुरंत लिख देंगे 50 अंश, लेकिन यहाँ पे हम लोग को नियम से लिखना होगा ना। यहाँ पे ST और AB क्या है? ये मतलब दोनों समांतर रेखा है, तो इस तरह से तिर्यक रेखा के एक बने अंतःकोणों का फुल कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे नियम से हम लोग को सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको जैसे नामकरण कर दिया है, ये हम लोग को नामकरण RST करके दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कोण RST। देखिए ये वाला RST, यह वाला कोण जोड़े देंगे, और धन यह वाला कोण, इसको BRS लिख सकते हैं या SRB लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो लिख देते हैं RS, नहीं SRB। ठीक है, यस R पर कोण बन रहा है। ठीक है, RB, इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 180 अंश। और हम लोग कारण लिख देते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोण। ठीक है, यह प्रमेय होता है कि जब भी दो रेखाएं आपस में समानांतर रहती हैं, यदि एक तिर्यक रेखा होगी, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। साथ साथ संगत कोण भी बराबर रहता है। ठीक है, एकांतर अंतःकोण भी बराबर होता है। तो ये दोनों समानांतर रेखा है, तो ये एक तिर्यक रेखा है, तो यह तिर्यक रेखा के दोनों क्या है? एक ही ओर के अंतःकोण है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग को एक का वैल्यू ज्ञात है 130 अंश, तो हम लोग लिख देते हैं, चूँकि यह वाला कोण हम लोग को ज्ञात है, यह ना RST कोण RS, जो यहाँ पे यस पे बिंदु बन रहा है कोण। ठीक है, यह वाला ज्ञात है हम लोग को। RST बराबर हम लोग को यह पहले ही दे दिया गया था, कितना? 130 अंश। इसलिए हम लोग यहाँ पे RST का वैल्यू रख देते हैं, कितना? 130 अंश। 130 अंश धन यहाँ पे कोण SRB। ठीक है, ये बराबर 180 अंश। अब चलिए यहाँ पे 130 को बराबर को उधर पक्षांतर कर लिया जाए, तो कोण SRB बराबर 180 अंश में से क्या करना पड़ेगा? 130 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कोण SRB, इसका हो जाएगा 5 3 8 होता है। ठीक है, मतलब 180 अंश में से आप 130 घटाएंगे तो 50 अंश ही बचेगा। ठीक है, चलिए, और तो यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू रख देते हैं कि यह कितना हमने ज्ञात कर लिया? 50 अंश ज्ञात कर लिया। तो इसको हमने बताया कि दो तरीक़ों से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तो आप कह देना कि देखिए यह भी है ना, यह हमने इसके समानांतर खींचा हुआ है, और हम लोग को पहले ही पता था कि यह भी आपस में समानांतर है। वे रेखाएं ना जो एक ही रेखा के समानांतर रहती हैं, आपस में भी समानांतर रहती है। ठीक है, यह भी क्या हो जाएगी? यह भी दोनों आपस में समानांतर हो जाएंगी, क्योंकि यह वाला जैसे ना यह क्या है? इसके भी समानांतर है। ठीक है, इस वाली रेखा को हमने इसके समानांतर खींचा हुआ, और पहले ही पता था कि यह इसके भी समानांतर है, तो यह दोनों भी आपस में समानांतर होती हैं। क्योंकि एक प्रमेय होता है ना कि वे रेखाएँ जो आपस में, मतलब वे रेखाएँ जो एक ही रेखा के समानांतर होती हैं, परस्पर आपस में भी समानांतर होती हैं। तो चलिए इस बात को हम लोग लिख लेते हैं कि AB भी क्या था? ST के समानांतर ही हम लोगों ने खींचा हुआ है। ठीक है, और पहले ही पता था कि हम लोग को PQ और क्या है ST आपस में भी पहले से समानांतर है, तो यह दोनों भी क्या हो जाएगा? आपस में समानांतर हो जाएगा। हम लोग लिख देते हैं कि चूँकि जो यहाँ पे हम लोग को पहले से दे दिया गया था PQ जो है वो PQ जो है यह ST के समानांतर दिया था, और तथा हम लोगों ने ना, देखिए तथा हम लोग लिख देते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने ना ST के समानांतर ही हम लोगों ने AB को खींचा, AB को खींचा। तो यहाँ पर ना देखिए ST इसमें भी है, तो यहाँ पे PQ के समानांतर कौन है? AB भी हो जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं, इसलिए PQ जो है वो भी क्या हो जाएगा? AB के समानांतर हो जाएगा। ठीक है, और कारण लिखा रहेगा, जो प्रमेय है वो प्रमेय चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हम लोग लिख देते हैं, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो PQ भी था वो भी ST के समानांतर था, AB जो था वो भी ST के समानांतर था, इसलिए क्या हो गया? PQ और AB भी क्या हो गया? आपस में समानांतर हो गया। हमने जब बता दिया ना
कि पी क्यू और ए बी जो है आपस में समानांतर है। जब समानांतर हो गया और यहाँ पे एक तिर्यक रेखा है तो यह तिर्यक रेखा का भी सभी नियम लागू होगा, ठीक है। इसमें भी क्या रहेगा, संगत कोण आपस में बराबर रहेंगे, एकांतर अंतः कोण बराबर रहेगा, तो ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे एकांतर अंतः कोण से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब आप जान गए कि ए जो पी क्यू है वो ए बी है, ये दोनों आपस में समानांतर है, ठीक है। तो अब यह कोण हो गया 110 अंश। तो आप एक बात बताइए, यह वाला भी कोण इतना तो भी तो पूरा 110 अंश ही होगा कि नहीं। ये भी एकांतर अंतः कोण बना क्योंकि यह तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये तिर्यक रेखा है, तो यह वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 110 अंश है, तो इन दोनों कोणों का एक फल देखिए, यह दो कोणों से मिलकर बना है ना, यह वाला, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 110 अंश आना चाहिए। तो ये 50 अंश हो गया, तो ये जाहिर सी बात है कि 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो या तो आप इससे भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए और किस तरह से होगा, चलिए इसी से लिखना काफ़ी आसान है, या तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप जान गए कि पी क्यू और ए बी क्या है, दोनों समानांतर है, ठीक है। तो यह वाला कोण कितना है, 110 अंश हो जाएगा, ठीक है। यह मतलब ये तो दिया हुआ था, तो यह वाला कोण कौन सा बनेगा, ठीक है। यह देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यह 10 अंश हो गया, तो यह हो जाएगा 70 अंश, ठीक है। इसकी हम बात करें क्यू आर ए की, यह वाला कोण कितना, 70 अंश, क्योंकि 110 और यहाँ पे 70 को जोड़ा जाएगा तो कितना आपको मिलेगा, 180 अंश मिलेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ए बी एक रेखा है, तो कोई भी रेखा रहती है उस पर कितना 180 अंश का कोण बनता है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे 70 हो गया, और यहाँ पे जो भी कोण बने, अभी हम लोग को ज्ञात नहीं था, ये तो हम लोगों ने एकांतर अंतः कोण से बताया ना 60 अंश है। तो जब यहाँ पे ज्ञात नहीं रहेगा ना, तो हम लोग कैसे इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए। देखिए यहाँ पे यह 7 हो गया, यहाँ पे मतलब 70 हो गया, या 50 हो गया, तो यहाँ पर इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे ना तो 120 आ जाएगा, ठीक है। 7 5 12 होता है ना, तो 120 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि यह दो कोण का एक फल 120 हो गया, तो यह वाला कोण कितना होना चाहिए, 60 अंश होना चाहिए, तभी हो जाएगा, तभी एक रेखा पर क्या बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग एकांतर अंतः कोण से ही लिख देते हैं, ठीक है। यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर होगा, हम लोग लिख देते हैं पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर यह हो जाएगा, देखिए कोण पी क्यू आर यह बराबर हो जाएगा क्यू आर बी के, क्यू आर बी, ठीक है, बराबर कोण क्यू आर बी के, यह बराबर हो जाएगा। और जो कि देखिए हम लोग को पहले ही दे दिया गया है कि पी क्यू आर का वैल्यू कितना है, 110 अंश है, ठीक है। तो यहाँ पे यह दोनों बराबर हो गया, यहाँ पे बराबर हम लोग लिख देते हैं कितने, 110 अंश। और क्यों हमने लिखा, हम लोगों ने ऐसा क्यों लिखा, हम लोगों को पता है ना कि पी क्यू और ए बी क्या है, समांतर है, इसलिए क्या हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर हो जाएगा। हम लोग लिख देते हैं एकांतर अंतः कोण से, ठीक है। जब भी दो रेखाएं आपस में समानांतर रहती है तो एकांतर अंतः कोण भी बराबर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों 110 अंश हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हम लोग लिख देते हैं क्यू आर बी, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 110 अंश हो जाएगा, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं कोण क्यू आर बी, इसका वैल्यू हम लोग को कितना 110 अंश प्राप्त हुआ, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोग को पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक कोण कितना है, 110 अंश है। अब हम लोगों ने यह 50 अंश हम लोगों ने पहले ज्ञात कर दिया है, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले इसका वैल्यू ज्ञात कर दिया हुआ है। तो चलिए इसका हम लोग दोनों आसान कोणों को जोड़ लेते हैं, क्यू आर बी, इस कोण का बराबर क्या होगा, यह छोटा सा यह वाला भी कोण और यह वाला, इन दोनों कोणों को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, तब क्यू आर बी के आप बराबर पहुँचेंगे। देखिए कोण क्यू आर बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू आर यस, ठीक है, धन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण क्यू आर यस धन यहाँ पे यस आर बी, ठीक है। यह इन दोनों कोणों को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़े वाले कोण में हम लोग जोड़ते हैं, देखिए यह है कोण क्यू आर बी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे दोनों कोणों को जोड़िए, कोण क्यू आर यस धन कोण यस आर बी। तो देखिए हम लोगों ने इसको यहाँ पर ना दोनों कोणों को जोड़ा, जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक बड़ा कोण बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये इस कोण क्यू आर बी के बराबर क्या हो जाएगा, कोण यहाँ पे बराबर कोण क्यू आर यस, यह वाला कोण देखिए यहाँ यहीं से यहीं तक जो बन रहा है, ठीक है, यहीं तक, और फिर धन यहाँ पे हो जाएगा यस आर बी, यह वाला कोण, इन दोनों कोणों को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, तब इस बड़े वाले कोण के बराबर होंगे। यही बात हमने लिखा। अब और इसमें हम लोग को यह ज्ञात है कि यह कितना है, 50 अंश है, सिर्फ इतना कितना हम लोग को पता है, यह 50 अंश पता है, और साथ साथ यहाँ से यहाँ तक जो बड़ा वाला कोण बना है एकांतर अंतः कोण से हम लोगों ने याद कर लिया है 110 अंश, ठीक है। चलिए दोनों का हम लोग वैल्यू रखते हैं, लिख देते हैं हम लोग, चूँकि क्यू आर बी इसका वैल्यू हम लोगों ने 110 अंश ज्ञात कर लिया हुआ है, ठीक है। और तथा हम लोग एक और का हम लोग वैल्यू ज्ञात कर लिए हुए हैं, ठीक है, यस आर बी
ये इसका वैल्यू हम लोगों ने 50 अंश यहाँ पे ज्ञात कर दिया हुआ है, ठीक है। तथा यहाँ पे कोण यस आर बी बराबर यहाँ पे 50 अंश। अब इसलिए हम लोग लिख देते हैं, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। क्यू आर बी का वैल्यू कितना 110 अंश, 110 अंश बराबर कोण यहाँ पे क्यू आर यस, तो इसी प्रकार से रहेगा, इसका ही आपको वैल्यू ज्ञात करना है, क्यू आर यस धन, अभी इसका वैल्यू यस आर बी का वैल्यू 50 अंश, तो यहाँ पे 50 अंश हो गया। तो देखिए इसी का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना था, इसको एक तरफ रखेंगे, यहाँ पे धन में बराबर किधर 95 करते हैं, ऋण में आ जाएगा 110 ऋण हो जाएगा 50 अंश बराबर यहाँ पे कोण क्यू आर यस। तो यहाँ पर जब भी हम लोग घटा देंगे ना 110 में से 50 घटा देंगे तो 60 अंश आ जाएगा, 60 अंश बराबर यहाँ पे कोण क्यू आर यस, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सीधा करके लिख देते हैं, क्यू आर यस बराबर हम लोग को कितना ज्ञात हुआ 60 अंश। चलिए एक बार और इसको हम बता देते हैं कि हमने किस प्रकार से किया। हमें दे दिया गया था ना कि एस टी और यहाँ पे पी क्यू ना, पी क्यू और एस टी दो समांतर रेखाएं हैं, और यहाँ पर जो कोण बन रहा था हम लोग को ना, यहाँ पे आर एस टी नामकरण कर दिया गया था, आर एस टी। तो यह वाला कोण हम लोग को 130 अंश दिया था, और यहाँ पे पी क्यू आर यह वाला कोण हम लोग को 110 अंश दिया था। तो हम लोग को ना देखिए यह वाला कोण पूछा था क्यू आर एस, इतना यह वाला कोण ही सिर्फ हम लोग को पूछा था, ठीक है। तो हम लोगों ने ना इसके लिए क्या कर दिया कि यहाँ पर जो भी दिया था हमने लिख दिया कि पी क्यू यहाँ पे समानांतर है एस टी के, और कोण यहाँ पे आर एस टी यह वाला कोण, यहाँ पे पी क्यू आर यह वाला कोण 130 अंश, और यह वाला कोण कितना 110 अंश, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे जो बिंदु यहाँ पे ना, जो यहाँ पे क्यू आर एस था, जो यहाँ पर बिंदु आर था, इसी से हम लोग ना एस टी के समानांतर एक रेखा ए बी खींच दिया, ठीक है। एस टी के भी समानांतर समझ सकते हैं, या पी क्यू के भी समानांतर खींचेंगे तभी भी क्या रहेगा, इसके समानांतर ही रहेगा, ठीक है। या फिर इसके भी समानांतर खींचेंगे तभी भी ना, ये तीनों आपस में समानांतर रहेंगे, ठीक है। इसके भी समानांतर खींच दें तब भी, इसके भी समानांतर खींच दें तब भी, क्योंकि यहाँ पहले से ये दोनों क्या हैं, आपस में समानांतर हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ना कि बिंदु आर से रेखा एस टी के समानांतर रेखा ए भी हम लोगों ने खींच लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम लोग को इस कोण तक पहुँचने के लिए ना, इस कोण तक यहाँ पर हम लोग को इस कोण का भी इस्तेमाल करना पड़ा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने यह वाला कोण ज्ञात कर दिया। देखिए यहाँ पर ना दो समानांतर रेखाएं थी, तो यहाँ पर यह वाला कोण धन इतना, यह वाला कोण, इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 180 अंश। हम लोग जानते हैं कि दो यदि समानांतर रेखाएं रहती हैं तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, देखिए यह तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा, है ना, एक ही ओर बने अंत कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 180 अंश। हमने लिख भी दिया कि दो, पहले ही हम लोगों ने बता दिया कि यहाँ पे एस टी के समानांतर ही हम लोगों ने ए बी रेखा खींचा हुआ है, तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना 180 अंश। अभी हम लोग को 50 अंश था, तो इसको 180 में से घटाकर हम लोगों ने 180 में से 130 को हम लोगों ने घटाकर यहाँ पे 50 अंश इसका हम लोगों ने वैल्यू ज्ञात कर लिया, ठीक है। अभी इतना सा हम लोग को यह कोण पता चल गया, ठीक है। और देखिए हमने यह भी लिख दिया ना कि जब यहाँ पे एस टी जो है यह भी ए बी के समानांतर है, ठीक है, जो ए बी है वो भी एस टी के समानांतर है, और जो पी क्यू भी था वो भी एस टी के समानांतर था। जब दो रेखाएं एक ही रेखा के समानांतर रहती हैं, ठीक है, यह वाली भी रेखा इसके समानांतर थी, यह वाली भी रेखा इसके समानांतर थी। जब दो रेखाएं ना एक ही रेखा के समानांतर हो तो वे आपस में भी समानांतर होती हैं, तो ये दोनों आपस में भी समानांतर हो गया। तो ये हम लोग को पता था कि 50 अंश है, तो ये हम लोग को देखिए ये हम लोगों ने ज्ञात कर लिया 50 अंश, और ये 110 अंश पता था, और यह वाला कोण हमें ज्ञात करना था। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों समानांतर होगा, पी क्यू और ए बी समानांतर होगा, तो एकांतर अंत कोण बराबर होता है, साथ साथ संगत कोण बराबर होता है। यदि दो रेखाएं समानांतर रहती हैं तो एक रेखा के एक ओर बने अंत कोण को योगफल 180 अंश होता है। तीन बातें होती हैं, ठीक है, यदि रेखाएं समानांतर होती हैं तो यहाँ पर यह वाला कोण जो यहीं पर यही जो आपको बन रही है तिर्यक रेखा, इसी के साथ इतना यह वाला कोण दोनों आपस में बराबर होगा, यह वाला कोण प्लस यह वाला। तो हम लोग को पता चल गया ना कि यह 110 अंश है, तो इतना से लेकर यहाँ तक यह भी कोण कितना 110 अंश। तो हमने बस इसी बात को लिख दिया कि क्यू आर एस, इसका इस बड़े वाला जो कोण बन रहा है, ठीक है, जो क्यू आर एस इसके पी क्यू आर के बराबर होगा, ठीक है। यह भी पूरा कितना 110 अंश, और हम लोग को यह पहले से पता था कि ये कितना है 50 अंश। तो 110 में से हमने 50 अंश घटाकर इसका वैल्यू कितना 60 अंश हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, ठीक है। बस हमने जिस प्रकार से किया उन सारी बातों को यहाँ पर हमने लिख भी दिया, है ना, कि यहाँ पे पी क्यू और एस टी समानांतर है, तथा यहाँ पे एस टी और ए बी समानांतर है, इसलिए यहाँ पे पी क्यू और ए बी समानांतर हो जाएंगी। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर हो परस्पर समांतर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एकांतर अंत कोणों को बराबर लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो बड़ा वाला कोण बन रहा था क्यू आर बी, या क्यू आर एस प्लस यहाँ पे कोण एस आर बी, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। और इस वाले कोण एकांतर अंत कोण था, तो इसका वैल्यू 110 अंश हो गया था, और ये हमने 50 अंश एस आर बी को ज्ञात किया था, ठीक है। बस इसका वैल्यू यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया, तो यहाँ पर बस हमने 110 में से यहाँ पे 50 अंश को घटा लिया, तो यही क्यू आर एस का वैल्यू हम लोग को 60 अंश ज्ञात हो चुका। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 भी हल हो गया।
चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया जाएगा ना, आकृति 6.32 इसी की बात कर रहा है। इसी आकृति में यदि ए बी और सी डी हम लोग को पहले दे दिया गया है समानांतर है। अब समानांतर देते यदि कोई तिर्यक रेखा हम लोग को मिलेगा तो बोल देंगे एकांतर अंतःकोण बराबर है, संगत कोण बराबर है, साथ ही साथ तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतःकोणों का योगफल कितना है 180 अंश है। तो यहाँ पर यह ए बी और सी डी समानांतर है। ए पी क्यू, तो ए पी क्यू यह वाला कोण 50 अंश, और यहाँ पे दिया गया है पी आर डी यह वाला कोण पी आर डी, यहाँ पर जो कोण बन रहा है यह 27 अंश का है। तो यक्स और वाई का हम लोग को वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यक्स और वाई का वैल्यू हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। हम लोग को पहले से पता चल गया ना कि ए बी और यहाँ पे सी डी क्या है, आपस में समानांतर है, तो एकांतर अंतःकोण बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए यह तिर्यक रेखा की तरह, यह तिर्यक रेखा है ना, यहाँ पे कोई सीधी रेखा इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करेगी ना, तो ये एकांतर अंतःकोण बराबर, तो यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, यह 50 अंश, तो यह भी कितना 50 अंश हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को बता रहे हैं किस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। और यह वाला कोण, तो इसको ना आप चाहें तो त्रिभुज से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, यह 127 अंश, तो यह 180 में से आप घटा लेंगे तो यह वाला कोण ज्ञात हो जाएगा। इन तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 180 अंश, तब यह वाला भी कोण ज्ञात कर पाएंगे। एक तो उस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं वाई का मान, और देखिए यह तो एकांतर अंतःकोण से इसका मान ज्ञात करेंगे यक्स का, लेकिन वाई का मान ज्ञात करने के लिए ना आप इसे भी ज्ञात कर सकते हैं। यह वाला यह इतना पूरा 27 अंश, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 27 अंश। क्यों 27 अंश? क्योंकि यह एक तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा, है ना, तो एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू यहीं से निकालना आसान रहेगा, यहीं से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे 50 प्लस वाई है। ठीक है, 50 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 127। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो बस इसमें से हम लोग क्या कर देंगे 50 घटा देंगे, है ना, 127 में से 50, तो यह वाला वैल्यू हम लोग को ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस फिगर को हमने यहाँ पर बना दिया, और एक बार जो दिया हुआ है उसको हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, और इसका एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं कि हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू तो हम लोग को ज्ञात ही करना है। ठीक है, चलिए जो दिया हुआ है लिख देते हैं। ए बी हम लोग को दे दिया गया है ना, ए बी। ठीक है, ए बी और सी डी क्या है, समानांतर है, दो समानांतर रेखाएं हम लोग को दे दिया गया है। साथ साथ ए पी क्यू इसका वैल्यू हम लोग को दे दिया गया था। ए पी क्यू कोण इसका हम लोग को वैल्यू 50 अंश दिया था, और यहाँ पे इसका नामकरण इस प्रकार से किया था पी आर डी कामा पी आर डी, इसका वैल्यू 127 अंश। तो यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू लिख देते हैं ना कि यक्स और यहाँ पे ये 50 अंश, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं कि चूँकि ए बी समानांतर है सी डी के, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ए पी क्यू कोण ए पी क्यू, ए पी क्यू यहाँ पे यक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जो कि हम लोग का ए पी क्यू का वैल्यू हम लोग को पहले से पता है कितना है, यह 50 अंश है। और दोनों यहाँ हम लोगों ने बराबर क्यों लिखा कि ए पी क्यू यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एक तिर्यक रेखा है, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। और एकांतर अंतःकोण बराबर क्यों है, क्योंकि हम लोग को ए बी और सी डी बराबर दिया था। ठीक है, इसीलिए हमने पहले लिख दिया चूँकि और ए बी और सी डी ए बी रेखा और सी डी रेखा समानांतर, इसलिए ए पी क्यू यह वाला कोण ए पी क्यू यह यक्स के बराबर हो जाएगा। जो यहाँ पर कोण बन रहा है पी क्यू आर, जिसका यक्स नामकरण कर दिया गया है यक्स के बराबर, बराबर यहाँ पे 50 अंश। ऐसा हमने क्यों लिखा, लिख देते हैं एकांतर अंतःकोण। ठीक है, यदि पूरी बात लिखना रहेगा तो हम बस यहाँ पे लिख देते हैं कि चूँकि यह है, बाकी अगर यदि आप पूरा बात लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे आप, है ना, जब दो रेखाएं समानांतर होती हैं तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। हमने लिख दिया कि चूँकि ए बी और सी डी समानांतर, इसलिए एकांतर अंतःकोण से क्या हो जाएगा, यह दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यक्स का वैल्यू तो हम लोग को ज्ञात हो गया, यह कितना हो गया, यह 50 अंश हो गया। ठीक है, यह तो हमने ज्ञात कर लिया। अब देखते हैं कि यहाँ पर वाई का वैल्यू देखिए, यहाँ पर ना जो पी क्यू आर बन रहा है, ठीक है, नहीं पी आर डी 127 अंश हम लोग को दिया हुआ है ना, तो यह तिर्यक रेखा है। ठीक है, ए बी और सी डी के लिए यह भी एक तिर्यक रेखा है, तो यहाँ से यहाँ तक यह जो पूरा कोण बन रहा है ना वह 127 अंश के बराबर रहेगा। यह पूरा कोण 27 अंश, अब यह हम लोग को पता है कि 50 अंश, तो 127 में से 50 घटा देंगे तो यह वाई का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोण हम लोग लिख देते हैं ए पी आर लिख देते हैं। पहले हम लोग को पता है कि ए बी और सी डी क्या है, समानांतर है, तो ए पी आर कोण हम लोग लिख देते हैं ए पी आर बराबर हो जाएगा इसके पी आर डी के, कोण पी आर डी, यह दोनों बराबर हो जाएंगे, जो कि हम लोग को कितने हैं 127 अंश। यह भी एकांतर अंतःकोण, यही कारण ही है। ठीक है, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, क्योंकि ए बी और सी डी समानांतर था, इसलिए यहाँ पे यह एक तिर्यक रेखा है, पी आर जो है तिर्यक रेखा है, इसलिए यह वाला कोण 127 अंश, तब यह वाला भी कोण कितना हो गया 127 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम लोग मान लिख देते हैं ए पी आर करके, कोण ए
पी आर, ठीक है। ये हमने लिख दिया कि ए पी आर और यहाँ पे पी आर डी ये दोनों बराबर होंगे, जो कि दोनों कितना है 127 अंश। तो ये भी कितना हो गया 127 अंश। तो इसका हम लोग इस्तेमाल अभी करेंगे, ठीक है, इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पे 50 प्लस वाई, यह जो दो कोण बन रहे हैं ना ए पी क्यू, हम लोग लिख देते हैं कोण ए पी क्यू धन जो वाई बन रहा है। देखिए जो यहाँ पर ए पी क्यू यह इतना सा कोण बन रहा है, ठीक है, यह वाला कोण, और फिर जो यहाँ पर इतना सा कोण बन रहा है ना ए पी क्यू, ठीक है, और प्लस यहाँ पे जो वाई बन रहा है, जो वाई इतना ही कोण है, ठीक है, वाई सिर्फ इतना ही है, तो यहाँ पे ए पी क्यू धन वाई यह पूरे बड़े वाले कोण के बराबर होंगे ना, है ना, यही ना बराबर होगा। ये 50 अंश अब प्लस वाई यह मिलकर कितना बनाएगा ए पी आर बनाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसी बात को हम लोग लिख देते हैं ए पी क्यू धन वाई बराबर यहाँ पे कोण ए पी आर, ठीक है, बराबर ए पी आर तक रहेगा, यह नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे यह नहीं रहेगा, ठीक है। हमने लिखा ए पी क्यू धन वाई बराबर यहाँ पे कोण ए पी आर के बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे यह वाला कोण धन यह वाला कोण, ये बड़े वाले कोण के आपस में बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दो का वैल्यू जानते हैं, ठीक है। देखिए ए पी क्यू जो है इसका वैल्यू हम लोग को ना 50 अंश पहले ही दे दिया गया था, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग को ए पी क्यू का वैल्यू पहले 50 अंश दिया हुआ है, और जो यहाँ पे ए पी आर है इसका वैल्यू हम लोगों ने अभी कितना 127 अंश ज्ञात किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यह इसका एकांतर कोण था, ठीक है, इसका ये एकांतर कोण था, यह बड़ा वाला कोण, ठीक है, यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में एकांतर कोण बराबर हो गया था। तो इसका वैल्यू ए पी आर का वैल्यू 127 अंश है, तो इसका हम लोग दोनों का वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। लिख देते हैं चूँकि कोण ए पी क्यू बराबर यहाँ पे 50 अंश तथा कोण ए पी आर का वैल्यू 127 अंश। अब इसलिए हम लोग यहाँ प्रतिस्थापित कर देते हैं ए पी क्यू का वैल्यू 50 अंश प्लस वाई बराबर यहाँ पे ए पी आर का वैल्यू 127 अंश, ठीक है। यहाँ पे प्लस में 50 से बराबर उधर 50 पक्षांतर कर लेते हैं, ऋण में हो जाएगा 127 ऋण 50, ठीक है। बस इसको घटा लीजिए, इकाई के स्थान पर 7 ही रहेगा, और यहाँ पर 12 में से हम लोग को 5 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 5 12, ठीक है, तो यह भी हो जाएगा 7। तो y का वैल्यू हम लोग को 77 अंश ज्ञात हुआ। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, ठीक है, y का वैल्यू 77 अंश और x का वैल्यू हम लोग को 50 अंश ज्ञात हुआ, ठीक है। एक बार और हम बता देते हैं कि हमने किस प्रकार से किया। हम लोग को प्रश्न में यही दे दिया गया था कि ए बी और सी डी दोनों समानांतर है, और ए पी क्यू इसका वैल्यू 50 अंश दिया था हम लोग को, ठीक है, 50 अंश दिया था, और यहाँ पे ना पी आर डी इसका वैल्यू हम लोग को 127 अंश दिया था। हम लोग को वाई और एक्स का वैल्यू ज्ञात करना था, ठीक है। तो ए बी हम लोग को यहाँ पे सी डी के समानांतर दे दिया गया था, तो यहाँ पे पी क्यू जो है यह ना रेखाखंड एक तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा। जब दो रेखाएं आपस में समानांतर हो ना तो एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। कोई तिर्यक रेखा खींच दिया जाए ना, जब समानांतर हो तो एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। यह वाला कोण आपस में बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि ए पी क्यू बराबर यहाँ पे एक्स बराबर यहाँ पे 50 अंश एकांतर अंतःकोण, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया ये 50 अंश, ये दोनों आपस में बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 127 अंश था ना, तो अब हम लोग वाई का मान ज्ञात करना था ना, तो यहाँ पे 127 अंश, तो यहाँ पे देखिए ए पी क्यू ए पी आर, ठीक है, इसकी बात करें ए पी आर, ये बड़ा वाला कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह भी तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा, जो पी आर है यह भी तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा, तो एकांतर अंतःकोण बराबर हो गया, इतना वाला कोण इतने कोण के बराबर। तो यहाँ पे ए पी आर इसको हमने लिख लिया कि ये इसका मान कितना हो जाएगा 127 अंश, ठीक है। ए पी आर का मान हमने 127 अंश लिख लिया, ठीक है। अब देखिए हम लोग इन दो कोणों को जोड़ा, ए पी क्यू धन वाई बराबर कितना 127 अंश होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए पी आर की यह बराबर होगा, इन दोनों कोणों का एक फल ये बड़े वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो 50 प्लस वाई बराबर यहाँ पे 127 हमने लिख लिया, ठीक है। 50 प्लस वाई बराबर यहाँ पे 127 हो जाएगा। जो बड़ा वाला कोण था वही ए पी आर था, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना 127 अंश था एकांतर अंतःकोण बराबर होने के बाद। यही पी आर डी का मान 127 अंश दिया था, तो इसका एकांतर अंतःकोण था, ठीक है। तो यह भी कितना हो गया था ए पी आर का मान 127 अंश। लोग का यह समीकरण बना था ए पी आर धन वाई बराबर यहाँ पे कोण ए पी आर नहीं ए पी क्यू धन वाई बराबर कोण ए पी आर। तो यहाँ पे ए पी क्यू का वैल्यू हम लोग को पहले ही 50 अंश दिया था, और ए पी आर का मान हमने एकांतर अंतःकोण से ज्ञात कर लिया 127 अंश। दोनों का वैल्यू प्रतिस्थापित कर दिया, 50 प्लस वाई बराबर 127, 50 धन में था बराबर को उधर 75 कर दिया, ऋण में हो गया, 127 में से 50 घट गया, तो यहाँ पर हम लोग को 77 मिला। तो वाई का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे वाई का मान 77 मिला और एक्स का मान 50 मिला। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 भी हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 पे। देखिए प्रश्न नंबर 6 हमें दे दिया गया है ना, आकृति 6.33 इसी में बात कर रहा है, ठीक है।
और में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। यहाँ पे पी क्यू और आर एस दो दर्पण है, ठीक है, जिसको इस तरफ से कलई किया गया है, ठीक है। यहाँ पे इधर कलई है और इसके इधर कलई है, और इसमें हम लोग को दे दिया गया ना जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, ठीक है। ये दोनों ना पी क्यू और आर एस दोनों दर्पण क्या है, समानांतर हैं, ठीक है। एक आपतन किरण ए बी, ठीक है, ए बी एक आपतन किरण है, दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है, ठीक है। ए बी से यहाँ पे जो ए बी यहाँ पे जो आपतन किरण है बी पर टकराती है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया गया परावर्तित किरण, जो आपतन किरण है ए बी, यहाँ पे दर्पण यहाँ पे ना पी क्यू से बी पर टकराती है, फिर यहाँ पे परावर्तित हो जाती है पथ बीसी पर चलकर ना यहाँ पे फिर आने लगी, फिर आर एस दर्पण से सी पर टकराती है, यहाँ पर टकराई, फिर यहाँ से फिर चली गई, ठीक है। फिर पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है, यहाँ पे सी डी, यहाँ पे ना सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो, यहाँ पे दर्पण दे दिया गया है ना, तो यहाँ पे ए बी से किरण चली, फिर यहाँ पे टकराई, फिर यहाँ पे इधर आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पर आने के बाद बिंदु सी से टकराई, फिर किरण इधर को चली गई, बस यही कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पुनः सी के अनुदिश परावर्तित होगी, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि ए बी और यहाँ पे समानांतर है सी डी के। ए बी और सी डी को हम लोग को समानांतर दिखाना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग ए बी और सी डी है कहाँ पे, देखिए ए बी यहीं किरण की बात करें, ए बी किरण और यहाँ पे सी डी किरण, यह दोनों हम लोग को समानांतर दिखाना है। तो जब भी दो रेखाओं को समानांतर दिखाना रहता है ना, तो आप यहाँ पे कुल 3 तरीकों से दिखा सकते हैं समानांतर, है ना। यदि आप दिखा दें ना कि यहाँ पे तिर्यक रेखा की तरफ यह काम करेगा BC, आप दिखा देंगे संगत कोणों का एक युग्म बराबर है, तब भी कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं समानांतर है। एक आंतर अंतःकोण बराबर है, तब कह सकते हैं। साथ ही साथ तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश रहता है, तब आप कह पाएंगे कि दोनों रेखाएं समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समांतर हम लोग इन्हीं को, यदि हम लोग यह वाला कोण, ये दोनों एकांतर अंतःकोण हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस तरफ, इसको हम लोग इस तरफ से आगे बढ़ाएंगे ना, तो ये देख रहे हैं कि दोनों समानांतर रेखाएं सिद्ध कब होगी, जब यह वाला कोण बराबर हो जाए। तो चलिए हम लोग ना सिद्ध कर देते हैं कि यह वाला कोण और यह वाला कोण, यह दोनों आपस में हम लोग बराबर सिद्ध कर देंगे एकांतर अंतःकोण। तो हम लोग कह देंगे कि ए बी जो सी डी है किरण, ये दोनों क्या हैं, आपस में समानांतर हैं, ठीक है। चलिए ना देखिए, इस प्रश्न को हल करने से पहले ना आपको यह आना चाहिए ना कि मान लेते हैं यदि कोई दर्पण हो गया, यदि कोई किरण आ रही है, ठीक है, तो यदि यहाँ से परावर्तित हो गई है ना, आपतित किरण यहाँ पे परावर्तित किरण हो गई, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे अभिलंब रहता है ना, इसके अभिलंब यहाँ पे ना जो भी यहाँ पे दर्पण है आपका, दर्पण से ना यहाँ पे ये 90 अंश का कोण ही होता है, ठीक है। तो जितने यहाँ पे अभिलंब के साथ ना आपतित जो किरण रहती है, जितनी अंश का कोण पर आती है ना, मान लेते हैं आई है, इसको आई मानते हैं, इसको आर मानते हैं, ठीक है। आपतित यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आपतन, इसको आपतित किरण कहते हैं, आपतन कोण, आपतन किरण, ये आपतन किरण हो गया। ये जो कोण बन रहा है ना अभिलंब के साथ, यहाँ पे जो किरण आ रही है और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है, इसे आपतन कोण कहते हैं। इसे आई को आपतन रहेगा कोण, ठीक है। और इसे परावर्तित किरण, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। और इसे कहते हैं परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण, ठीक है। तो जब भी कोई आपके पास दर्पण रहता है ना, तो आपतन किरण मतलब कोई भी किरण आती है ना, तो जितने अंश के कोण पर यहाँ पे अभिलंब के साथ, ये अभिलंब आपका कहलाता है, अभिलंब। तो अभिलंब के साथ जितने अंश के कोण पर यह आती है ना, उतने अंश के कोण पर यह परावर्तित भी हो जाती है, जो भी आपकी किरण रहती है। यदि अभिलंब के साथ यहाँ पे 45 अंश का कोण बनाते हुए किरण आई, तो 45 अंश का कोण बनाते हुए यहाँ पे चली भी जाती है, ठीक है, परावर्तित भी हो जाती है। और वही आपतन जो जिस यहाँ पे ना, और जो आपतन किरण यहाँ पे अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और यहाँ पे जो परावर्तित किरण रहती है और अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा जिस कोण पर, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कोण आई और यहाँ पे आर, यह दोनों आपस में बराबर रहते हैं, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर रहता है, ठीक है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ठीक है। जिस कोण से किरण आती है उसी कोण से, है ना, जिस कोण से आती है उसी कोण से परावर्तित भी हो जाती है किरण, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, तभी हम लोग इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए बी जो किरण आ रही है, ठीक है, और फिर क्या हो रही है, बिंदु बी से परावर्तित हो जा रही है, क्योंकि ये दोनों ना जो पी क्यू और जो आर एस है ना, ये दोनों ना दर्पण है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको यहाँ पे इस प्रकार से हमें इस तरफ कलई कर देना चाहिए, ठीक है। यह भी इस तरफ कलई है और इसके इस तरफ इस प्रकार से
कलई है। तो इसको सीधा आप तभी कर पाएंगे ना जब यहाँ पे बिंदु बी से यहाँ पर जो आर एस यहाँ पे दर्पण है इस पर लंब खींच दें, और बिंदु सी से यहाँ पे पी क्यू जो दर्पण है इस पर लंब खींच दें। ठीक है, हम चलिए शीर्ष लंब खींच देते हैं। यहाँ पे लंब खींच देंगे, यहाँ पर कोई बिंदु मान लेंगे, और यहाँ पर भी हम लोग इस प्रकार से हमने लंब खींच दिया। तो चलिए जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार। दिया है हम लोग को यहाँ पे दिया था कि पी क्यू जो दर्पण है आर एस के समानांतर है। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं पी क्यू समानांतर दिया हुआ है, उसको हम लिख दें। बाकी हम एक बार सिद्ध करना भी लिख देते हैं। देखिए हम लोग को यहाँ पे कोणों को मानना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आपतित किरण है परावर्तित किरण है ना, तो यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर रहता है। अब जब यहाँ से आ गई, जब दर्पण पे यह किरण इस दर्पण से टकरा रही है, तो फिर यहाँ पर जो कोण बना है और यह वाला कोण बना है, यह दोनों कोण आपस में बराबर होता है। नामकरण कर देते हैं, 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 नामकरण कर देते हैं, यहाँ पे 4 कर देते हैं। ठीक है, और चलिए एक बार हम लिख भी देते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। ठीक है, हमें देखिए एकांतर अंतःकोण बराबर करना चाहते हैं। 1 धन 2 बराबर यहाँ पे 3 धन 4 हम लोग कर देंगे ना। यह वाला जो पूरा कोण बना है, यह वाला पूरा कोण, तो एकांतर अंतःकोण बराबर कर देंगे तो हम लोग कह देंगे कि ए बी और सी डी क्या है, समानांतर है। ठीक है, हम लोग को देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे पहले सिद्ध क्या करना है। हम लोग को सिद्ध करना है, हम लोग को सिद्ध करना है ए बी समानांतर, हम लोग को यहाँ पे सी डी को सिद्ध करना है। ठीक है, और दिया है हम लोग को पी क्यू यहाँ पे आर एस जो है दोनों आपस में समानांतर है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं ना कि यहाँ पे जो बिंदु बी है यहाँ से दर्पण आर एस पर, और बिंदु सी से दर्पण यहाँ पे पी क्यू पर शीर्ष लंब हम लोग खींच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बनाएगा 90 अंश का कोण, यहाँ पर बनाएगा 90 अंश का कोण, और कोई नामकरण हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं ना कि यहाँ पे बिंदु बी से बी रहेगा, बिंदु बी तथा बिंदु सी से अभिलंब खींच रहे हैं हम लोग। ठीक है, यही बिंदु है बी, यहाँ से हमने अभिलंब यहाँ पे खींच दिया। ठीक है, अब इसका इन दोनों का हम लोग कुछ नामकरण करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक्स वाई ही नामकरण कर देते हैं, यहाँ पे एक्स नामकरण कर देते हैं, यहाँ पर वाई। ठीक है, बिंदु बी से अभिलंब हम लोग खींच लें। अभिलंब खींचने का मतलब होता है ना कि 90 अंश का ये कोण बनाएगा। ठीक है, यहाँ से आता 90 अंश रहेगा, यह भी 90 अंश रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बिंदु सी से भी अभिलंब हम लोग खींचेंगे ना, तो यहाँ पर ये 90 अंश का ही कोण होता है। ठीक है, देखिए हम बताते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 अंश का कोण होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना दोनों समानांतर रेखाएं, हम लोग को पहले ही पता है कि आर एस और यहाँ पे पी क्यू पहले ही से समानांतर है। तो यहाँ से यदि आप लंब खींच रहे हैं और इधर से भी आप यहाँ से बिंदु बी से भी आप लंब खींच रहे हैं, ठीक है, तो यह दोनों भी आपस में समानांतर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश ही रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग लिखते हैं बिंदु बी तथा बिंदु सी से अभिलंब यहाँ पर बी एक्स। ठीक है, एक बी एक्स हो गया। ठीक है, जो बिंदु बी से खींच रहे हैं अभिलंब वो क्या है, बी एक्स, तथा अभिलंब बी एक्स, और यहाँ पे बिंदु सी से हम लोग सी वाई खींचे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सी वाई खींचा। यहाँ पर बिंदु सी होना चाहिए, बिंदु बी से हमने बी एक्स अभिलंब खींचा, और बिंदु सी से हमने यहाँ पे सी वाई अभिलंब खींचा। ठीक है, बिंदु सी से, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ना कि यह दोनों समानांतर होंगे। ठीक है, बी एक्स और यहाँ पे ना सी वाई, ये भी दोनों क्या होंगे, आपस में समानांतर होंगे। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पे पी क्यू जो है, पी क्यू के यहाँ पे ना लंबवत, पी क्यू जो यहाँ पे दर्पण है उसके लंबवत यहाँ पे बी एक्स है। ठीक है, यह हो गया, और यह भी हो जाएगा है ना कि यहाँ पर आर एस लिख देते हैं, आर एस के लंबवत क्या है, ये आर एस के लंबवत यहाँ पे सी वाई है, लंबवत यहाँ पे सी वाई। हम लिख देते हैं कि बी एक्स और यहाँ पे सी वाई भी क्या हो जाएंगे, आपस में समांतर हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम इसको बताते हैं किस प्रकार से होगा। यहाँ पे लिख देते हैं बी एक्स समानांतर हो जाएगा यहाँ पे सी वाई के, समानांतर का चिन्ह और सी वाई। ठीक है, कारण ये हम लोग लिख देते हैं समांतर। यदि दो समानांतर रेखाएं रहेंगी ना, हम लोग जानते हैं ना, देखिए हम बताते हैं कि यदि मान लेते हैं आपके पास दो समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि दो समानांतर यदि रेखाएं हो गई, ठीक है, तो उनके बीच की लंबवत दूरी ना हमेशा बराबर रहती है। ठीक है, यहाँ पर भी नापिए लंबवत दूरी। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी आप यहाँ पे लंबवत रेखाएं खींच देंगे, यहाँ पर ना, तो इनके बीच की दूरी आपस में बराबर रहेगी। ठीक है, साथ साथ वो दोनों लंबवत रेखाएं होनी चाहिए, मतलब कि यहाँ से ना हम लोग 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचे। ठीक है, और यहाँ पर भी 90 अंश की कोण बनाती हुई रेखा खींचे ना, तो यह दोनों आपस में जैसे रेखाखंड ही कह लें,
क्योंकि हम लोग नापेंगे ना दोनों, यहाँ पे समानांतर रेखा है तो यहाँ पे रेखाखंड या नाप सके हम लोग दोनों रेखाखंड खींचेंगे ना, तो यहाँ पे इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर ही रहेगी, ठीक है। यह वाला और यह वाला आपस में बराबर रहेगा, ठीक है। तो देखिए जब ये भी 90 अंश का कोण बनेगा ना, तो चूंकि ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर आगे जाकर भी प्रतिच्छेद करेगी तो यह भी 90 अंश पर ही करेगी, ठीक है। क्यों करेगा? क्योंकि जब भी हम लोग जानते हैं कि दो समानांतर रेखा हो गई, यदि आप यहाँ पे एक तिर्यक रेखा बना रहे हैं, ठीक है, तो उनके तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। आप जानते हैं कि यहाँ से हमने 90 अंश से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो कोण बनना चाहिए ना, इन दोनों कोणों का योगफल कितना? 180 अंश होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार से दो समानांतर रेखाएं हो गई, एक तिर्यक रेखा यदि उन्हें प्रतिच्छेद कर दी, ठीक है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। इस कोण और इस कोण का योगफल कितना? 180 अंश। इस कोण और इस कोण का भी योगफल कितना? 180 अंश, ठीक है। इसी प्रकार ये 90 अंश से आपने स्टार्ट किया, तो आगे जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा यह भी 90 अंश ही, और यह भी तो 90 अंश होगा, ठीक है। यह रेखा है, यहाँ पे 90 अंश, यह भी 90 अंश, यह भी 90 अंश, सब 90 अंश रहेगा, ठीक है। यह भी 90 अंश रहेगा, आगे भी जाकर जहाँ प्रतिच्छेद करेगा यह भी 90 अंश, यहाँ पर भी नापेंगे तो 90 अंश रहेगा। इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश हो जाएगा, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश हो जाएगा। यहाँ पर भी यह तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तभी भी 180 अंश, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी भी 180 अंश होगा, ठीक है। तो यह इसी कारण हमने कहा, ठीक है। देखिए हम लोग को पहले ही दे दिया गया ना था कि आर एस यहाँ पे जैसे इस प्रकार से यहाँ पे पी क्यू और आर एस, ठीक है, दो समानांतर हम लोग की रेखा थी। अब इस बिंदु से और यहाँ पर एक बिंदु था, ठीक है, यहाँ पर दिया था, चलिए यहीं पर हम बना देते हैं, ठीक है, जो कि आपको बिंदु सी दिया था, ठीक है, और यहाँ पर बिंदु आपको बी दिया था, ठीक है। जब यहाँ से आप लंबवत यहाँ पे अभिलंब हमने खींचा ना, लंबवत यहाँ पे अभिलंब खींचा 90 अंश का कोण बनाते हुए हमने यहाँ पे रेखाखंडी कह लीजिए, ठीक है। तो यहाँ बिंदु बी से हम लोगों ने रेखाखंड खींचा ना, लंबवत खींचेंगे ना, तो आगे भी जाकर ये लंबवत ही मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह दोनों समानांतर रेखा है। एक आप तिर्यक रेखा जब खींचेंगे, कोई भी तिर्यक रेखा खींचेंगे तो ये कई ओर बने, हम लोग जानते हैं कि दो समानांतर रेखाएं रहती हैं, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। यह 90 अंश, तो यह भी 90 अंश होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। वहीं जब हमने बिंदु सी से खींचा ना, बिंदु सी से अभिलंब हम लोग खींच रहे हैं, मतलब बिंदु सी से हम लोग 90 अंश का कोण बनाते हुए यहाँ पे हम लोग रेखाखंड ही खींच रहे हैं, ठीक है, इनके बीच की दूरी यहाँ पर हम लोग खींच रहे हैं ना, यहाँ से बिंदु सी से रेखाखंड, ठीक, बिंदु सी से हम लोग रेखाखंड खींच रहे हैं, तो 90 अंश से होते हुए ना, तो यह भी जाके आगे 90 अंश पर ही मिलेगा, ठीक है। सभी कोण 90 अंश रहेगा, यह भी 90 अंश हो जाएगा, यह भी 90 अंश, यह भी 90 अंश, तो यह भी 90 अंश, यह भी 90 अंश, सब 90 अंश का कोण रहेगा। और जब आप जानते हैं कि यहाँ पे ना तिर्यक रेखा, देखिए अब यहाँ पे इन दोनों को यदि हम लोग को समानांतर कहना है ना, इन दोनों रेखाओं को हम लोग को समानांतर कहना है, तो अब यह तिर्यक रेखा की तरह आपका काम करेगा, ठीक है। यदि हम इन्हें समानांतर कहना चाहते हैं, इस रेखा और इस रेखा को, मतलब हम लोग समानांतर कहना चाहते हैं इसी रेखाखंड को, ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच के जो यहाँ पे दूरी है ना, जैसे यहाँ पे जो तिर्यक रेखा की तरह इतना काम करेगा, ठीक है, यह तिर्यक रेखा हो गया। तो देखिए यह 90 अंश, हम लोग को पता है कि यह भी 90 अंश है, यह भी 90 अंश से बना, यह भी 90 अंश है, ठीक है, तो इन दोनों 90-90 जोड़ेंगे तो 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो तिर्यक, यहाँ पे यह तिर्यक रेखा हो गया, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल कितना हो गया? 180 अंश हो गया, ठीक है। इन दोनों कोणों का योगफल कितना? 180 अंश हो गया। तो अतः हम लोग को क्या पता चला कि यह दो जो दोनों रेखाएं ये भी क्या रहेंगी? आपस में समानांतर ही रहेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि ना दो आपके पास समांतर रेखाएं रहे, यदि आप यहाँ पे दो रेखाखंड ही खींच रहे हैं, ठीक है, 90 अंश का कोण बनाते हुए दो रेखाखंड खींच रहे हैं, तो आपको जो आकृति मिलेगी ना, या तो आपको वर्ग मिलेगा या तो हो सकता है आयत मिले, ठीक है, यही दो आकृतियाँ मिल सकती हैं, या तो वर्ग या तो आयत मिलेगा, ठीक है। तो जब भी आप देखेंगे कि यह वाला जो लंबाई रहेगा इस वाली लंबाई के आपस में बराबर रहेगा, यह वाली जो लंबाई रहेगी इसके लंबाई के बराबर रहेगी, और सभी ना देखेंगे कि आप समानांतर भी रहेगा। जब भी हम लोग जानते हैं कि दो आयत या होता है, ठीक है, मान लेते हैं हम लोगों ने इस तरह से, हम लोग चलिए यहाँ पर हमने वर्ग बना दिया ना, वर्ग में ना यह वाली रेखा इसके समानांतर होती है और यह वाली रेखा इसके समानांतर होती है, ठीक है। उसी प्रकार आयत में होता है, कोई आकृति यदि आयत भी आप बना देंगे ना, तो इस वाली रेखा के समानांतर यह वाली रेखा रहती है, इस वाली रेखा के समानांतर यह वाली रेखा रहती है, प्रत्येक कोण 90 अंश का भी रहता है, ठीक है, यही तो होता है आयत वर्ग, ठीक है। यदि इसी प्रकार यहाँ पे दो समानांतर रेखाएं हैं, इसमें आप लंबवत रेखा खींच रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको जो भी ये रेखाएं मिलेंगी ये दोनों क्या रहेंगी? ये आपस में समानांतर रहेंगी। तो चलिए बस इन्हीं बातों को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे बी एक्स होना चाहिए, बी एक्स, और यहाँ पे सी वाई क्या होंगे? आपस में समानांतर होंगे। कारण हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यदि दो समांतर रेखाएं रहती है ना, तो हम लोग लिख देते हैं समांतर रेखाओं के बीच खींची गई लंबवत रेखाएं परस्पर
परस्पर रहेगा, परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है। अब जब भी दो रेखाएं समानांतर रहती है, यहाँ पे पी क्यू और यहाँ पे पी क्यू और यहाँ पे आर एस, यह दोनों समानांतर था, तो यहाँ से हमने लंबवत खींचा ना, यहाँ पे बिंदु बी से अभिलंब हमने बी एक्स खींचा लंबवत, और यहाँ पे बिंदु सी से हमने लंबवत यहाँ पे सी वाई खींचा। ठीक है, तो यह दोनों ना हम लंबवत रेखाएं, दो समानांतर रेखाओं के बीच में यदि लंबवत रेखाएं खींच रहे हैं ना, तो यह दोनों आपस में समांतर होंगी। यदि दो समांतर रेखाओं के बीच में ना यदि आप लंबवत रेखाएं खींच रहे हैं ना, तो वह आपस में भी समांतर होंगे। तो हमने बता दिया ना कि यहाँ पे बी एक्स और यहाँ पे सी वाई, यह दोनों आपस में समांतर हैं। जब दोनों समानांतर रेखाएं रहती हैं तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होता है, साथ साथ तिर्यक रेखा के की ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश रहता है। तो यहाँ पर देखिए, यह दो समानांतर रेखाएं हैं बी एक्स और यहाँ पे सी वाई, तो यहाँ पे एकांतर इनका यह वाला कोण और यह वाला कोण, कोण 2 और 3 आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको ना 2 और यहाँ पे 3 को बराबर करने से पहले ना हम लोग यहाँ पे लिख भी ले रहे हैं कि कोण 1 और 2 आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? हमने बताया कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। यहाँ पर भी, यहाँ पर ना कोई भी दर्पण रहेगा, ठीक है, इस तरह से यह दर्पण हो गया ना, तो यहाँ पर बिंदु बी से हमने अभिलंब खींच दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जितने अंश का कोण बनाती हुई रेखा आती है उतना ही अंश का कोण बनाती हुई रेखा चली जाती है। ठीक है, और यहाँ पर भी दर्पण था, फिर रेखा आई, यहाँ पे किरण आई। ठीक है, किरण आई और फिर परावर्तित हो गई। तो ठीक है, तो यहाँ बिंदु सी से हमने अभिलंब खींच दिया। ठीक है, सी वाई अभिलंब खींचा, जितना अंश कोण से आ रही है उतना कोण से वापस भी चली जाएगी रेखा किरण। पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं ना कि कोण 1 बराबर 2 हो जाएगा, 3 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, लिख देते हैं हम लोग कोण 1 बराबर कोण 2। हम लोग को यदि ऐसा आवश्यकता रहेगा तो हम लोग ले लेंगे, इसका आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे तथा हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4। ठीक है, ऐसा हमने क्यों लिखा, हम यहाँ पे कोष्टक बनाकर लिख देते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, जब भी कोई भी दर्पण रहता है, कोई भी किरण आती है, ठीक है, और यहाँ पे चली जाती है यहाँ से दर्पण पे टकरा कर। ठीक है, क्योंकि इस तरह इधर कलई किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से किरण टकरा कर चली गई ना, तो यहाँ से ना दर्पण से आप लंबवत खींचेंगे ना तो यहीं अभिलंब होता है। ठीक है, तो अभिलंब से जितना अंश का कोण बनाते हुए किरण आती है उतना ही अंश का कोण बनाते हुए, यदि 45 अंश का कोण बनाते हुए आ रही है, यहाँ से देखिए ये वाला कोण 45 अंश का बनाते हुए किरण आ रही है, तो उतना ही 45 अंश का कोण बनाते हुए किरण चली भी जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने कोण 3 बराबर यहाँ पे कोण 4 कर दिया। ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी है ना, किरण आई बिंदु बी पर टकराई, है ना, क्योंकि उस तरफ कलई किया गया था, कलई नहीं किया गया रहा था तो क्या हो जाता, यहाँ पे किरण सीधा मतलब उधर चला जाता है। ठीक है, उस पार, तो यहाँ पे इधर कलई किया गया था ताकि यहाँ पर जो भी यहाँ पे किरण है उसका क्या हो जाए, परावर्तन। तो यहाँ पर बिंदु बी से हमने अभिलंब खींच दिया, तो अभिलंब के साथ जितना अंश के कोण पर आई किरण उतने ही अंश के कोण पर यहाँ पे परावर्तित हो जाती है, इसलिए कोण 1 और 2 आपस में बराबर हो गया। और हमने इसको आपको बता दिया ना कि बी एक्स और यहाँ पे सी वाई यह दोनों समानांतर हैं। तो यहाँ पे देखिए बी सी ना एक, यहाँ पे बी सी एक ना तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाएगा, यह वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा, कोण 2 और 3 का वैल्यू बराबर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग लिख देते हैं कि चूँकि यहाँ पे बी एक्स समानांतर है सी वाई के समानांतर है, इसलिए एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोण 2 और यहाँ पे कोण 3 आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कोण 2 बराबर यहाँ पे कोण 3 लिख देते हैं, एकांतर अंतःकोण। जब दो रेखाएं आपस में समानांतर रहती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। देखिए, तो हमने लिख दिया ना कि कोण 2 जो यहाँ पर बन रहा है वह कोण 3 के बराबर है, लेकिन हम लोग का जिससे कि इसी को हम लोग को सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी को समानांतर, तो हम लोग यह वाला कोण ना इस वाले कोण के बराबर दिखाना चाह रहे हैं ना, तभी हम लोग कह देंगे क्या एकांतर अंतःकोण बराबर है, इसलिए दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 में हम लोग ना यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोण 1 हम लोग दोनों तरफ जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर, ताकि हम लोग को यहाँ पे कोण 2 + 1 हो जाए, है ना, तभी हम लोग यहाँ पे यह जो यहाँ पे इन दोनों कोणों का योगफल, तो हम लोग ना कोण 1 और 2 को यहाँ पे जोड़ लेते हैं, तभी हम लोग यहाँ पे कोण 1 धन 2, यदि यही हम लोग को दिखाना है कि कोण 1 धन 2 बराबर यहाँ पे कोण 3 धन 4, इसी को यदि हम लोग दिखा दिए तो हम लोग कह देंगे कि यहाँ पे एकांतर अंतःकोण यह वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी सी डी के समानांतर हो जाएगा। तो देखिए हमने यह सिद्ध कर दिया ना कि कोण 2 और कोण 3 आपस में बराबर है, कोण 2 और 3 भी बराबर है। ठीक है, तो यह भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे, यह जो चारों कोण हैं आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है,
कोण एक बराबर है 2 के, 2 बराबर है 3 के, तो 3 बराबर है 4 के, ठीक है, सब आपस में बराबर हो जाएंगे। तब हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, तब क्या हो जाएगा, कोण एक बराबर है 2 के आपको दे दिया गया है, ठीक है, यह यहाँ पर दिया हुआ है, और 2 बराबर है 3 हमने सिद्ध कर दिया। कोण 2 बराबर है 3 के, और 3 बराबर है किसके, 4 के, ठीक है, यह चारों कोण आपस में बराबर हो गए। चलिए अब यहाँ पे समीकरण, चलिए इसको हम लोग 1 मान देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं हम लोग समीकरण 1 में ना, इसको हम लोग कोण 1 धन 2 करना है इसको, ठीक है, कोण 1 धन 2 करना चाहते हैं, ताकि यहाँ पर हम लोग एकांतर अंतः कोण बराबर दिखा पाएँ, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1 में, यही समीकरण 1 है, में दोनों पक्षों में कोण 1 जोड़ने पर, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं दोनों पक्षों में, यहाँ पर जोड़ेंगे बाएं पक्ष में, तो कोण 1 धन यहाँ पे कोण 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर इधर कोण 3, ठीक है, और धन कोण 1 हो जाएगा। पहले हमने इस तरह से लिख दिया कि दोनों पक्ष में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोण 1 हम लोग जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को यहाँ पे ना एकांतर अंतः कोण बराबर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। कोण 1 धन 2 बराबर यहाँ पे कोण 3 धन 4 हम लोग सिद्ध करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने यह दिखा भी दिया आपको ना कि कोण 1 ही क्या है, 4 के भी बराबर है, ठीक है, कोण 1 क्या है, 4 के भी बराबर है, जिसके बराबर चाहे लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहीं से हम लोग ना कोण 1 2 3 4 सब आपस में बराबर है, तो कोण 1 के स्थान पर क्या हम लोग कोण 4 रख सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कोण 1 धन कोण 2 बराबर यहाँ पे कोण 3 धन यहाँ पे कोण 1 के स्थान पर हम लोग यहाँ पे कोण 4 प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है, जो कि कोण 1 धन 2, यहाँ पे कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 3 धन 4, तो यह ए बी और सी डी रेखा के लिए ना, या ए बी और सी डी के लिए माने एकांतर अंतः कोण, कोण 1 धन 2 बराबर कोण 3 धन 4, ये आपस में क्या है, एकांतर अंतः कोण है। तो हम लोग लिख देते हैं कि चूँकि एकांतर अंतः कोण बराबर है, लिख देते हैं चूँकि एकांतर अंतः कोण बराबर है। हम लोग जानते हैं यह एक प्रमेय होता है, जब एकांतर अंतः कोण बराबर रहते हैं तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, आपस में समानांतर रहती हैं। तो लिख देते हैं एकांतर अंतः कोण बराबर हैं, बराबर लिख देते हैं, बराबर हैं, इसलिए ए बी समानांतर सी डी हो जाएगा, ए बी समानांतर सी डी। चलिए इसको एक बार और हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोगों ने इसको किस प्रकार से किया। हम लोग को प्रश्न में दे दिया गया था यहाँ पे ना पी क्यू दर्पण के समानांतर यहाँ पे आर एस एक दर्पण है, और यहाँ पे दे दिया गया था ना कि ए बी किरण आ रही है और बिंदु बी पर यहाँ पे दोनों तरफ कलई किया गया है, ठीक है, यह दर्पण है, यह भी दर्पण है आपका और यह भी दर्पण है। अब यहाँ से किरण आई ए बी, ठीक है, ए बी किरण आई बिंदु बी पर टकरा कर यहाँ पर है ना, आप यहाँ पर ना किरण आपतित किरण थी, यहाँ पे परावर्तित किरण हो गई, फिर यहाँ पे जो परावर्तित किरण थी ये इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए यह आपतित किरण ही हो जाएगी, तो यहाँ से फिर परावर्तित हो गई है ना बिंदु सी से। तो इसमें हम लोग को ना यही सिद्ध करना था ना कि ए बी और सी डी क्या है, दोनों समानांतर हम लोग को दिखाना था। तो दिखाने के लिए कोई भी दो रेखाओं को यदि समानांतर आप दिखा सकते हैं ना, तो 3 कारण से आप दिखा सकते हैं। यदि आप दिखा दें कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है तब कह देंगे कि दोनों रेखाएं समानांतर हैं, साथ साथ एकांतर अंतःकोण बराबर कर दें तब आप बता सकते हैं कि दोनों रेखाएं समानांतर हैं। और यदि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश बता दें, ठीक है, तब आप कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं क्या हैं, आपस में समानांतर है। तो यहाँ पर एकांतर अंतःकोण ही सिद्ध करना आसान था, है ना, यही हम लोग दिखा सकते थे कि यह वाला कोण इसके बराबर हम लोग दिखा दें, कोण 1 धन 2 बराबर यहाँ पे कोण 3 धन 4 दिखा दें ना, तो हम लोग कह देंगे कि दोनों रेखाएं क्या हैं, ए बी और सी डी समानांतर है। तो यहाँ पर हमने ना यहाँ पे जो पी क्यू दर्पण था यहाँ से बिंदु बी का अभिलंब हमने खींचा, ठीक है, जो यहाँ से हमने कोण 90 अंश का कोण बनाते हुए अभिलंब खींचा, तो यहाँ पर जो कि यहाँ पे ना आर एस दर्पण पे यहाँ पे बिंदु एक्स पे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये अभी क्या है, लंबवत ही रहेगा। यहाँ पे बिंदु सी से भी हम लोगों ने अभिलंब खींच दिया तो यहाँ पर भी लंबवत रहेगा, यहाँ पर भी साथ साथ 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है, और अभिलंब के साथ जितना अंश का कोण से किरण आती है उतने ही अंश के कोण से परावर्तित हो जाती है, ठीक है, तो कोण 1 और 2 बराबर होगा, कोण 3 और 4 आपस में बराबर होगा। तो हमने लिख दिया कि सिद्ध करना है ए बी और सी डी को हम लोग को यहाँ पे ए बी और सी डी को दोनों किरणों को हम लोग को यहाँ पे समानांतर दिखाना था, इसी ए बी को इस सी डी के हमें समानांतर दिखाना था। तो हमने लिख दिया कि दिया था हमें पी क्यू समानांतर यहाँ पे आर एस दिया हुआ था ना, दिया था कि यहाँ पे जो दोनों दर्पण रखे हुए हैं ना पी क्यू और आर एस ये दोनों समानांतर है। हमने एक बिंदु यहाँ पर हमने लिख दिया कि बिंदु बी तथा बिंदु सी से अभिलंब बी एक्स तथा सी वाई खींचा, ठीक है, बी एक्स भी हम लोगों ने खींचा, यहाँ से इस पर अभिलंब है, ठीक है, पी क्यू पर अभिलंब कौन है, बी एक्स है, और यहाँ पे आर एस पे अभिलंब हमने सी वाई खींचा, ठीक है, यहाँ पर लिख भी दिया कि यहाँ पे पी क्यू और यहाँ पे बी वाई बी एक्स, ठीक है, यह अभिलंब है, आर एस पर यहाँ पे सी वाई अभिलंब है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने लिख दिया ना कि जब भी अभिलंब दो समानांतर रेखाएं रहती हैं उसमें ना आप अभिलंब खींचते हैं 90 अंश से बनाते हुए, 90 अंश का कोण बनाते हुए, यदि किरण रेखा जो भी कह लें खींचते हैं, आप रेखाखंड खींच रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी यहीं तक हमने लिया, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी आपस में समानांतर ही रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि बी एक्स समानांतर सी एक्स। यहाँ पर हमने लिख दिया समानांतर रेखाओं के बीच खींची गई लंबवत रेखाएं परस्पर समानांतर होती है। यदि ना समानांतर रेखाएं उनके बीच में यदि आप लंबवत रेखाएं खींचेंगे ना तो वो हमेशा आपस में समानांतर होंगी। ऐसा होता क्यों है, कारण यही है कि यदि लंबवत आप खींच रहे हैं ना रेखाएं, तो लंबवत खींच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 90 अंश का यहाँ पे कोण बनाएगा, ठीक है। यह तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा, तो यह तिर्यक रेखा की तरह काम करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी 90 अंश मिलेगा आपको, तो यहाँ पे 90 अंश, तो यहाँ पे तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोण बने अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, हम लोग जानते हैं 180 अंश होना चाहिए, तो यह 90, तो यह 90 हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर भी 90 हो जाता है, यह भी 90 हो जाएगा, यह भी 90 और यहाँ पर भी 90, ठीक है। तो यहाँ पर आपको या तो एक वर्ग मिलेगा या तो एक आयत मिलेगा जिसमें दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं। यह भी समानांतर होती है, यह इसके समानांतर होता है, साथ साथ यह भी इसके समानांतर होता है। तो अब यहाँ पर एक तिर्यक रेखा था, यहाँ पे BC अब तिर्यक रेखा हो गया, ठीक है। इसके इन दोनों के लिए, इसके है ना BX और यहाँ पे CY के लिए यहाँ पर हमने लिख भी दिया कि यहाँ पे ना कोण 1 बराबर 2, कोण 3 बराबर हमने 4 को लिख दिया। क्यों, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। हम लिख दिया चूँकि BX और यहाँ पे CY समानांतर हैं, समानांतर इसलिए एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाएगा। कोण 2 और कोण 3 आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। जो यहाँ पर इतना कोण बन रहा है ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे चूँकि ना BX और यहाँ पे CY यह दोनों समानांतर है इसलिए एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर हो गए, ठीक है। यह वाला कोण और यह वाला कोण, ठीक है। यहाँ पे कोण 2 और कोण 3 आपस में बराबर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को पता चल गया ना कोण 1 और 2 बराबर हमने पहले से लिख दिया, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। यहाँ पे कोण 3 बराबर, यहाँ पे कोण 4 हमने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कोण 2 और 3 को हमने बता दिया कि यह दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो जब यहाँ पे कोण देखिए कोण 1 बराबर है 2 के, पहले ही हम लोग जानते हैं, और 2 बराबर हो गया 3 के, तो 3 भी बराबर है 4 के, ये सब आपस में चारों कोण आपस में बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर यही वाला समीकरण है कोण 2 बराबर यहाँ पे कोण 3, ठीक है। यही समीकरण था कोण 2 बराबर कोण 3, इसमें दोनों पक्षों में हमने कोण 1 जोड़ दिया, ठीक है। तो कोण 1 जोड़ दिया तो यहाँ पर तो बाएं पक्ष में कोण 1 धन 2 हो गया और यहाँ पे कोण 3 धन, यहाँ पे कोण 1 हो गया। तो कोण 1 भी क्या है, 4 के बराबर ही है, ठीक है। तो एक स्थान पर हम लोग कोण 4 लिख सकते हैं, ठीक है। कोण 1 बराबर में 4 लिख दिया, कोण 4। अब देख रहे हैं कि हम लोग को कोण 1 धन कोण 2 बराबर यहाँ पे कोण 3 धन कोण 4 हो गया, जो कि क्या है AB और CD के लिए एकांतर कोण का काम करेगा, ठीक है। एकांतर अंतःकोण जो यहाँ पे AB है और यहाँ पे जो यह CD रेखा है इसके लिए क्या है कोण 1 धन 2 और यहाँ पे कोण 3 धन 4, यह एकांतर अंतःकोण है, ठीक है। यदि आप इसको इस तरह से आप आगे बढ़ा देंगे रेखा को ना, यहाँ पे इसको आप इस प्रकार से आगे बढ़ा देंगे तो देखेंगे कि यह क्या है, एक एकांतर अंतःकोण ही बना, यह वाला कोण और यहाँ पर यह वाला पूरा कोण, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे चूँकि एकांतर अंतःकोण बराबर है इसलिए AB और CD क्या है, परस्पर समांतर है। तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न हल हो गया। तो चलिए इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 भी हम लोग का हल हो गया। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।